कि आपने ये जो किया है और जो होने दिया है, तो ये आपकी अंतरात्मा पे बोझ बन के रहेगा। इतनी आसानी से नहीं जाएगा अजीत जी। एक बात जो आप निस्वार्थ बहुत जमाना लगाया इसको काम करने में, सुबह शाम जला हूं तपा हूं, और उसके पेट पे लात मारी है आपने। ये बड़ी बड़ी अंग्रेजी बिजनेस प्लान, फर्जी 2 नंबरी बिजनेस, दुनिया का 3 नंबरी बिजनेस, ये ज्ञान, ये भाषा मेरे सामने मत लगाइएगा। ये ठीक किया नहीं भाई। मैं भारत माता से मैं अकेले में तो बात कर सकता हूं ना। क्या मैं पूछोगे? पूछेंगे ना कि मेरे लिए क्यों नहीं जगह है तुम्हारे आंचल में। रवीश की पीड़ा निकल कर आ रही है कि जो आवाज जनता की थी, युवाओं की थी, बेरोजगारों की थी, दर्शकों की थी, नागरिक की थी, उसको, उस आवाज को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, उनकी परेशानियों मुश्किलों को आवाज दी, उस आवाज को छीन लिया गया, या वो प्लेटफॉर्म आपसे छीन लिया गया। आपकी तकलीफ वो तो यही कहेंगे कि हाँ हम तो कुछ नहीं किए, खुद चला गया। अभी मैंने देखा कि दैनिक जागरण में उनका इंटरव्यू छपा है, पावर फीचर, और उसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज आते ना, ये उठेंगे क्या? उठे तो अच्छी बात है, फिर उठेंगे तो फिर एनडीटीवी खरीदने की क्या जरूरत थी? तो रवीश ये बताओ, अभी अडानी ने एक्वायर किया, जिस दिन आपने इस्तीफा दिया शायद उसी दिन पुण्य राय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया, एक दिन पहले, कोई खबर पहले दिया। तो आपने इस्तीफा दिया, आपको अभी कहा तो गया नहीं था अडानी की तरफ से? ये उनके लोग कह सकते हैं कि हमने कहा था? वो कौन है ये तो हम जानते हैं ना। वो कौन है ये तो हम जानते हैं, या हम नहीं जानते हैं? जनमत को इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बुला के पैसा झोंक के हवा को इधर से उधर कर देंगे। कोई चुनाव होगा तो आफ्ताब आ जाएगा, कोई चुनाव आएगा तो हिजाब पर मुद्दा आ जाएगा। तो वो सफलता तो मिल रही है उसमें। हर समय आप पब्लिक के स्वाभिमान को ना, आप उसको जूता मत मारिए। अब आपको जेल में डालना है डाल दीजिए, आप मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते, आपकी मर्जी है। हमने अपनी बात कह दी है। अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाकर इस लोकतंत्र पर और भारत माता पर अगर आप कोई गिल्ट डालना चाहते हो, अपराध बोध डालना चाहते हो, तो आपकी मर्जी। वॉशिंगटन पोस्ट पर जो खबर आई है अदानी के बारे में, उसको कितने बड़े बड़े एंकर ट्वीट कर रहे हैं, कर सकते हैं वो, कि जो लोग मुझे मार देने की कामना करते हैं, जो लोग मुझे गाली देने की बात करते हैं, मैं उनकी नौकरियों के लिए आवाज उठा रहा था और मेरा गला छिल रहा था। अब हम पूर्व पत्रकार हैं। नहीं, पूर्व पत्रकार नहीं हो आप, डिजिटल पत्रकार हो। इंटरव्यू करना चाहते हो आप? अब क्या करेंगे उनसे? अब तो उन्होंने छुटकारा ही पा लिया मुझसे। भाई देखिए, अगर मैं रहता 2024 तक, तो जो 8 साल में प्राइम टाइम के जरिए मैंने उनके सरकार की तमाम तरह की गलतियों को डॉक्यूमेंट किया था ना, ये साल आने वाला उनको फिर से दोहराने का साल था। तो अब आपको रवीश मलाल है कि मतलब इस 1.5 साल में 24 के पहले जो हम मजबूती से अपनी बात करते हैं, हम जो चला गया तो अब क्या ही करें हम। एनडीटीवी में रवीश अगर देखें, आपको आजादी बहुत मिली, एकदम जिसको कहते हैं ना असीम आजादी। वो तो सबको मिली, वो सिर्फ मुझे नहीं मिली। हाँ, सिर्फ मेरे लिए तो एनडीटीवी नहीं बना। ट्रोल कुछ कम हुए क्या? कुछ तो कम हुए हैं, हाँ कुछ कम हुए हैं। किस बात का डर लगता है? एक जगह तो हम घिर ही गए थे, पता नहीं वहां से वापस लौट पाते कि नहीं लौट पाते, लेकिन निकल आए खैर किसी तरीके से। आइए रवीश, स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरे ख्याल से आप में से जितने लोग होंगे उसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो रवीश को जानता पहचानता नहीं होगा, इसलिए किसी लंबे चौड़े परिचय की ज़रूरत नहीं है। और ये सुबह कुछ खास है रवीश। अब तक जो सुबह होती थी, उस सुबह की शुरुआत एनडीटीवी के प्राइम टाइम के लिए कुछ सोचते, कुछ रचते, कुछ लिखते, कुछ भूमिका तय करते होती होगी। हाँ, ये सुबह कुछ खास है। हाँ बिल्कुल अलग है। हाँ, मैं इन दिनों अपने दर्शकों को बहुत मिस कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ तो लगता है कि वो कहाँ चले गए हैं नहीं, पता नहीं वो मेरे बिना क्या कर रहे होंगे।
और उनके बिना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैं सुबह जब उठता था तो मेरी एक ही दिनचर्या थी कि कभी पूरी नींद तो आई नहीं, तो उठा और लैपटॉप उठाया और लिखना शुरू कर देता था। उस पूरे प्रोसेस में लगता था कि कोई एक दर्शक इस लाइन पे बैठा हुआ है, कोई एक दर्शक इस लाइन पे बैठा हुआ है, और शाम तक जाते जाते लगता था कि सारे एक ही कमरे में आ गए हैं जो सुबह से मेरे साथ थे और उनसे बातचीत हो रही है। पर अब वो सिलसिला टूट गया, वो माध्यम तो है नहीं है, और जो रोज़ रात को करने का एक जो अभ्यास होता था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। तो एकदम से समझिए कि आपने कूदा तो था जहाज से और पैराशूट से आप बंधे थे, लेकिन बीच सफ़र में किसी बड़े गोदी सेठ ने वो पैराशूट काट दिया। तो अब मैं आसमान में ही हूँ, ज़मीन पर अभी नहीं गिरा हूँ, गिर भी सकता हूँ, कुछ पता नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, और हवा में तैर रहा हूँ। तो एक तरह से ऐसा लगता है, कभी उदास हो जाते हैं, कभी आंसू भी छलक जाते हैं कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, और कभी मैं गहरी नींद में सो भी जाता हूँ। तो बहुत अलग तरह का एहसास है, अनुभव है। ऐसी आदत नहीं थी मेरी कि बिना काम के दिन कैसे गुजारे, ये सीख रहा हूँ अभी इन दिनों। और इसीलिए मैंने रवीश को आज बुलाया और इनसे आग्रह किया, जहां मैं रहता हूं कुछ ही दूर रवीश रहते हैं, तो आज आग्रह किया कि एक सुबह रवीश के साथ कुछ देर बातचीत की जाए, उस रवीश के साथ जिस रवीश ने 27 साल तक एनडीटीवी में काम किया और 2 दशक से ज्यादा वक्त तक रवीश की रिपोर्ट से लेकर प्राइम टाइम तक देश के दर्शकों से मुखातिब रहे। दर्शकों का बेशुमार प्यार भी मिला और बहुत ज्यादा गालियां भी मिली। हालांकि मैं कहूंगा जितनी गालियां मिली, मैं अगर देखूं तो उससे ज्यादा तालियां मिली, लेकिन जरूर है। तो अभी रवीश ने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया है, क्योंकि एनडीटीवी से वो रिश्ता जो 27 साल पुराना था, वो रिश्ता डेड एंड पर आया, प्राइम टाइम डेड एंड पर आया। तो ये जो डेड एंड पर प्राइम टाइम आया, यहाँ से एक आज़ादी की शुरुआत भी होती है। नौकरी का एक खांचा, एक बंधन भी होता है। उस आज़ादी को कैसे देखते हो रवीश? उस आज़ादी को अजीत जी, हम पहले से कोरोना के बाद से ऐसा लग रहा था कि मैं इस अभ्यास की तैयारी में हूँ, कर रहा हूँ, और एहसास हो गया था कि चीज़ें कुछ बदल रही हैं। और पहले मुझे लगता था कि हमारे जैसे लोग, हमारे आपके जैसे लोग इक्का दुक्का बोलते रहेंगे, इतना महान देश है, अभी भी है, वो बर्दाश्त कर लेगा, उसके लोकतंत्र में इतनी ताकतें हैं, उसके उद्योगपतियों में इतनी ताकतें हैं, उनकी ज़मीर में अभी भी इतनी एक कुर्सी मेरे लिए बची होगी। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि कहीं से कुछ है जो नहीं चाहने वाली शक्तियाँ बहुत सक्रिय हो गई हैं। तो मैंने ख़ुद को सबसे पहले दफ्तर से दूर कर लिया, तो मैं जाता नहीं था ऑफिस, और बिल्कुल अपने सोसाइटी के दायरे में 3 साल में अगर दोस्तों से मिला हूँ तो मिला हूँ, कहीं आना जाना सब बंद करके मैं अकेला हो गया और पूरा फोकस प्रोग्राम पे लगाने लगा, और उसी दौरान मैं अपने आप को डिटैच भी करने लगा था। तो एक अभ्यास तो कर ही लिया था, लेकिन तब भी जब वो दिन आता है तो वो दिन आता है, और ये छुपाने वाली बात नहीं है। ये मैं कहूँ कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं, मुझे झटका लगा था। जब पहली बार खबर आई तो मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा था, तब तक बहुत फ़ोन बज रहा था। अचानक फ़ोन देखा तो लिखा कि वो अदानी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है, तो मैं कुर्सी पे बैठ गया कि ये क्या चीज़ है। जानता था कि ये सारी चीज़ें, नाम नहीं मालूम था किसी का, लेकिन पता था कि ये चीज़ें बिसात बिछाई जा रही हैं। लेकिन तो बैठ गया मैं, तो हमारे कैमरा पर्सन ने, उनको लगा कि कोविड के बाद से मैं बहुत कोलैप्स होने लगा था, काफ़ी बीमार पड़ता था रिकॉर्डिंग करने के बाद, सांसें फूल जाती थी, तो उनको लगा कि कोई नॉर्मल है। तो फिर उसने कहा कि कैमरा पर्सन ने कि आप नहीं है तो हम शूट कैंसिल कर देते हैं। मैं बोल देता हूँ कि नहीं शूट तो करेंगे। मैंने हुआ क्या है, मैंने आपकी तबीयत ठीक है? मैंने तबीयत ठीक है, चलो करते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड किया तो झटका लगता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं झटका लगता है। लेकिन रवीश, हाँ सॉरी, पहले आप कंप्लीट करो। कि और बात चुभती है कि आपके बटुए में जितना भी पैसा हो, तो धरती खरीद लोगे क्या? और धरती खरीद लोगे तो क्या उस धरती पे नहीं रहोगे? तो आपने एक गोदी सेठ के नाम सख्त संदेश भी दिया अपने दूसरे वीडियो में एनडीटीवी से रवानगी के बाद। तो
सेठ की अभी कायदे से एनडीटीवी में एंट्री कहें या शिकंजा अभी कसा नहीं है, लेकिन उससे पहले रवीश ने एनडीटीवी से विदाई ले ली। ये सब तो प्रक्रियाएं हैं अजीत जी, आप खुद ही समझते हैं कि छुरी एक बार में नहीं चलाई जाती। बड़े लोग बहुत नफासत से सेब को छिल छिल कर खाते हैं, तो अभी वो सेब को छिल कर खा रहे हैं, हिमाचल के सेब को। तो सेब का कारोबार भी करते हैं। तो ये प्रक्रिया मैं जानता हूं कि 3-4 महीने से ये सब चीज़ मैं देख रहा था कि हो क्या रहा है, होने क्या वाला है, और वो खुद क्या है हम तो जानते हैं ना, तो सारे चीज़ें पढ़ते हैं उनके बारे में, देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक कोई सामान्य बिजनेसमैन है। वो ज़्यादातर उनका बिजनेस अगर आप देखें तो वो सरकार से संबंधित है, उसके शह पे संबंधित है ना। तो और यही छप रहा है, यही पढ़ रहे हैं हम लोग सारा कुछ। और उसमें अगर आप एयरपोर्ट में जाएं, वहाँ जाएं, पोर्ट में जाएं, सब चीज़ आप ही, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ही आप हैं लगता है। और दूसरे को तो क्लिप भी लगाने नहीं आता है, नट बोल्ट भी लगाना नहीं आता, सारा बिजनेस आप ही को आता है। आता होगा, मतलब वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तो उनको क्या सरकार से आप अलग देख सकते थे, वो जो भी एम्पायर है। तो ये लोग लेकिन कहते हैं कि भाई ठीक है, एक गोदी सेठ जिनको आप कह रहे हैं सेब के, वो एक प्रक्रिया है, उन्हीं को नहीं कह रहा हूँ मैं, कई लोगों को भी नहीं, कह रहा मैं हूँ। दूसरी चीज हाँ। कह रहा हूँ जो बहुत सारे लोग आपके उस इस्तीफे के बाद लिख बोल रहे होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग आपके आलोचक होंगे। जैसा हाँ। मैंने कहा, आपको जितने चाहने वाले हैं उतने वो आलोचना करने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई एक सेठ तो पहले भी था जिसका 26% था, अंतर है दोनों अब में। अडानी सेठ आ गया। दोनों में अंतर है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं। ये जो एक्विजिशन है, और उनके होने के बाद एक्विजिशन तो नहीं था ना, जो टेक ओवर है, वो जो पूरी प्रक्रिया है, कौन कर रहा है, वो लोग अगर मुझसे उन्हें चिढ़ है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो हर टेक ओवर को सिंपल टेक ओवर समझते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर या तो मेरी बिजनेस की कम समझ है या फिर उनकी ज़्यादा समझ है, यही बात हो सकती है। हर टेक ओवर नॉर्मल टेक ओवर नहीं होता है। पूंजीवाद में हर पूंजी प्रतिस्पर्धा की पूंजी नहीं होती है, कंपटीशन की पूंजी नहीं होती है, वेल अर्न पूंजी नहीं होती है। कुछ पूंजियां उस पूंजीवाद के बहुत विशुद्ध परिभाषा से बाहर की भी चीज़ें होती हैं। हम सब जानते हैं, समझते हैं कि इन्हें हम कभी हटा नहीं सकते, लेकिन चलते रहते हैं। लेकिन कई बार लगता है कि बात अगर गर्दन से ऊपर आए तो फैसला लेना पड़ता है। लेकिन एक बात आपने कही कि हर टेक ओवर नॉर्मल टेक ओवर नहीं होता है। तो आप किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं पत्रकारिता और एनडीटीवी के संदर्भ में, क्योंकि ये बार बार लोग कहते हैं कि इतने चैनल्स में एक एनडीटीवी तो था, वही तो एक बचा था, अब वो भी गोदी सेठ की गोद में चला गया। और वो गोदी मीडिया जो आपने नाम आप ही ने दिया, गोदी मीडिया, ऐसा नहीं है कि जो गोदी मीडिया के ओनर हैं एग्जिस्टिंग वो गोदी सेठ नहीं है, वो भी हैं, है ना, वो सब हैं वहां पर। इसलिए एक आदमी के लिए नहीं कहा, अगर एक आदमी का के लिए कहना होता तो मैं नाम लेकर ही बोल देता फिर इसमें। लेकिन गोदी सेठ एक अवधारणा है, जैसे गोदी मीडिया एक अवधारणा है। और इन काली मर्सिडीज महंगी खूबसूरत गाड़ियों पर घूमने वाले लोगों को मैं चाहता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में पहचाने। मैं दुनिया में रहूं ना रहूं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी हताशा, अपनी निराशा, अपनी उम्मीदें, अपनी महत्वाकांक्षा या बहुत हौसला या बहुत अति उत्साह में ये बात मैं दर्ज कराकर इस दुनिया से जानना चाहता हूं कि बहुत सारे सफल लोग महंगी महंगी गाड़ियों में जो चमचमाते हुए आते हैं, भारत के लोकतंत्र की गर्दन पर सेब की तरह मीठी मीठी छुरी चला रहे हैं। जनता का अगर देखना चाहे तो देख ले, ना देखना चाहे तो ना देखे। मेरा काम है समय पर बोल देना, सो मैंने बोल दिया। क्योंकि एक अच्छा बुरा सब है, बहुत तरह की आलोचनाएं एनडीटीवी की भी होती हैं, है ना, वो लोग करेंगे, एनडीटीवी के लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन एक बेंचमार्क था, थोड़ी बात चुभ रही थी ना कि भाई इनके जैसा नहीं है, उनके जैसा नहीं है। अब वो बेंचमार्क हट गया है। अब वो कह रहे हैं कि अल जजीरा बनाएंगे, तो आप अल जजीरा बनाएंगे तो आप अल जजीरा को इंटरव्यू दे दीजिए। फिर आप दे देंगे अल जजीरा के एंकर को इंटरव्यू, तो फिर वो पूछ लेगा ना कि वाशिंगटन पोस्ट में जो खबर छपी है उसके बारे में आपका क्या कहना है।
भारत की समस्याओं को तो आपने वैसे ही हिंदू मुस्लिम या इस तरह के और दूसरे फालतू विवादों से, फिल्म के गानों में हीरोइन ने क्या कपड़े पहने हैं, किस तरह के मेकअप किए हैं, उसको लेकर आप डिबेट से आप भारत की समस्याओं को आप गायब कर रहे हैं। उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए उसकी गंभीरता से भी बहस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आप पहले ही कर रहे थे। अब उस भारत को भी गायब करके आप विदेश दिखाने के नाम पर आप घुमाते रहिए। जैसे हम लोग न्यूयॉर्क में टहल रहे हैं, दुकान का फोटो लगा दिया, इसका फोटो लगा दिया। वो आप पॉलिश तरीके से करना चाहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय टाइप से कुछ करेंगे। राष्ट्रीय होने का तो पैमाना नहीं इस देश की मीडिया के पास, और ये इनके पास चूंकि पैसा है तो ज्ञान दे रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय टाइप कुछ कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि वहां भी, मैं इस बात से भी अवेयर हूं, जागरूक हूं इस बात को लेकर भी कि वहां की भी मीडिया में कोई बहुत स्वर्ण युग नहीं चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब के भी अपने अपने अंतर्विरोध हैं। वहां पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि किन बातों पर आप चुप हैं, किन बातों पर आप बोल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। तो कोई ऐसा कोई खास पैमाना नहीं है कि अब भारत की खबरों को गायब कर दीजिए और कहिए कि हम आज लंदन के बारे में दिखाते हैं, लंदन के एक होटल के बारे में दिखाते हैं, विदेश नीति में क्या हो रहा है उसको दिखाते हैं। तो कीजिए, अच्छी बात है। बहुत कुछ है रवीश के पास कहने के लिए, और बीते 2 दशकों में बहुत कुछ रवीश ने अपने दर्शकों को कहा भी है। यूट्यूब पर अगर सिर्फ रवीश कुमार आप सर्च करेंगे तो हजारों वीडियो मिलेंगे, हजारों वीडियो जो रवीश ने कहे उसके वीडियो, और हजारों वो वीडियो जो लोगों ने रवीश पर बनाए, जो मैंने नहीं कहे उस पर भी, नहीं कहे उस पर भी। बहुत दिलचस्प, सही कहा रवीश ने, जो नहीं कहे उस पर भी, और जो अभी ये कह रहे इसके काउंटर में भी हो सकता है कई वीडियो आने वाले 5 दिन में आपको मिलेंगे। पर रवीश, चूंकि मेरे ख्याल से एनडीटीवी से आपकी विदाई, रवानगी, आजादी, तीनों विकल्प शब्द पर्यायवाची देता हूं, उसके बाद हम लोग पहली बार शायद इस तरह से बात कर रहे हैं। हाँ। तो उस वीडियो में जिसमें आपने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, जिसको अब तक 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है, और आज ही सुबह मैं देख रहा था 1,37,000 लोगों ने, उससे ज्यादा लोगों ने कमेंट किया। अपने आप में बड़ी बात है। मुझे याद नहीं कि इस देश में यूट्यूब पर कोई ऐसा पत्रकार हो, पहले न भूतो न भविष्यति, जो 20 दिन 15 दिन के अंदर जिसके 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो, और किसी एक वीडियो में 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख हो जाएगा, 137 लोगों ने कमेंट किया। उस कमेंट को मैंने पढ़ा है, उस पर हम आगे बात करेंगे कि उसमें क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन उस वीडियो में एक बात जो रवीश आपने कही कि आज की शाम अलग है, या ये शाम अलग है, चिड़िया अपने घोंसले में लौटी, घोंसले की तरफ लौटी तो उसका घोंसला कोई ले गया है, लेकिन एक खुला आकाश है तो घोंसला ले गया, आपने ये कह दिया। अब खुला आकाश क्या है? वैसे हम आकाश के नीचे ही हैं अभी, और ये पीछे पूरा खुला आकाश है, बट रवीश का वो आकाश क्या है? जैसे पोस्ट ट्रुथ बोलते हैं ना, बहुत चला है। पोस्ट एनडीटीवी क्या है? जब उस दिन तो मैं, आप जानते हैं अजीत जी की, मैं सिर्फ काम ही करता था और मेरी कोई बहुत सामाजिक जिंदगी नहीं थी। आप बहुत जगह गए होंगे, पार्टियों में गए होंगे और लोगों से मिलते जुलते होंगे, लेकिन कभी आपने मुझे वहाँ नहीं देखा होगा। ये सब इधर हाल के 1-2 साल में मैं ज़रूर करने लगा था, जाने लगा था लोगों से। मैं उस अपने काम को बहुत प्यार करता था, और उस काम को मैंने कि लोकप्रिय होना है या कुछ अचीव करना है, इसके लिए कभी नहीं किया। उस काम को कैसे और बेहतर करना है, कैसे लोगों के दिलों में उतार देनी है ये बात, उसके लिए किया। तो बहुत लगाव था मुझे उस काम से, और उस दफ्तर से भी मुझे बहुत लगाव था। ऐसा नहीं है कि किसी दफ्तर से आपकी सिर्फ अच्छी यादें जुड़ी रहती हैं, बहुत बुरी यादें भी मेरी हैं वहाँ, बहुत बुरी यादें हैं, बहुत अच्छी यादें भी हैं। लेकिन इन सब के बाद चूंकि मैं वहाँ काम करता था, तो मुझे उस छोटे से कमरे में, बहुत छोटा कमरा है, मतलब 2 लोग 3 लोग खड़े नहीं हो सकते, इतना छोटा कमरा है, तो 2 लोग बैठते थे हम लोग, और बहुत छोटा कमरा है उसमें, तो अब एक क्या ही बोले मतलब। तो लेकिन हम, एक खिड़की थी, पीपल का पेड़ था, देखता रहता था, टाइप करता रहता था, काम करता रहता था, बहुत लगाव था जी मेरा उस। और मैं कभी दफ्तर में बायोमेट्रिक्स पे साइन नहीं करता था। कहता था ये इंसल्ट होगा मेरे जैसे लोगों के लिए कि मैं रोज़ काम करूं, सुबह से लेकर शाम तक काम करूं और बायोमेट्रिक्स पे मैं
उंगली भी लगाऊं, तो खैर मुझे किसी ये ने आजादी मिली हुई भी थी। किसी ने नहीं कहा कि आप क्यों नहीं लगा। आज नहीं, जब वो सिस्टम कई साल पहले लगा था तब भी किसी ने आके नहीं कहा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2014 के बाद लोग मुझे जानते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा 2014 से पहले लोगों का प्यार मिलता था। और एक ही फर्क आया, 2014 के पहले, हाँ, पहले इस तरह प्यार से की तादाद, अनुपात बहुत ज्यादा हाँ, था, जो अनुपात थोड़ा 2014 हाँ, के बाद बदला है। पर मेरा अपना मानना है कि 2014 से पहले बहुत ज्यादा अटेंशन था लोगों का मेरे ऊपर। बस जो लोग नोट करने वाले होते हैं वो अंग्रेजी के अहंकार में थे, तो वो नोट नहीं कर पा रहे थे कि कौन है। लेकिन मैं जानता था कि मैं तब भी किसी शहर में जाता था तो अपने कैमरा पर्सन से जरूर कहता था कि किसी को पता ना चले कि हम इस होटल में रुके हैं। संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था जी लोगों को तब भी, मतलब कमरे में दिन रात लोग आ रहे हैं, खाना लेकर आ रहे हैं, कोई कपड़े लेकर आ जाता था, कोई चादर लेकर, कुछ भी लेकर आ जाते थे। तो बहुत लगाव था, और उसको छोड़कर उस दिन जब छूटा तो बहुत बुरा तो लगा ही। और हाँ, अगस्त के बाद मैं एक दिन दफ्तर गया था, वो शुक्रवार का दिन था, छुट्टी लेकर दफ्तर गया था। वैसे बहुत कम लोग छुट्टी लेकर दफ्तर जाते हैं तो उस दिन मुझे लगा कि ये मेरा जो घर है, जहाँ मेरी आत्मा रहती है, अब यहाँ से उसके जाने का वक्त है। तो प्राण जो है वो शरीर छोड़ रहा है। तो उस दिन मैं जितने भी लोग दफ्तर में थे, कैसेट लाइब्रेरी में मैं गया, पीसीआर में गया, एडिट बे में गया, अपने उस कमरे में 2-3 मिनट के लिए रहा, खूब अच्छे से घूमा, वहाँ पे महसूस किया और अपने आप को समेट के वहाँ से बाहर आ गया। जब बाहर आया तो मैं उस दिन हमेशा हमेशा के लिए उस जगह से बाहर हो गया था। और गाड़ी में थे अकेले, तो रोते रोते आए कि वो छूट गया। तब तक मैंने किसी को कहा नहीं था कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा या क्या करूंगा, पर उस दिन मैंने एनडीटीवी को खूब अच्छे से उस घर को देख लिया था, और फिर वो छूट गया। फिर उससे मैं घर आया और लगा कि अब जो आसमान की बात है वो हम बैठ के बात करेंगे। हाँ, बैठ के बात करेंगे। वही मैं चाह रहा था कि फॉर्मेट तो हमारा था बैठ के बात करने का, लेकिन आए, अच्छा लगा, और हम लोग बैठते हैं और कुछ लंबी बात, जिसमें उस आसमान की बात, जो आसमान यहाँ से रविश के लिए खुला आसमान है। वैसे मैं बताऊँ, जहाँ मैं हूँ इस आसमान के दूसरे हिस्से पर, आसमान का कोई छोर नहीं होता, लेकिन कुछ ही दूर पर रविश रहते हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से इनका घर बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी। तो अब हम रविश से बात करते हैं बहुत सारे उन पहलुओं पर, जिन पहलुओं पर बात करने के लिए रविश चर्चित भी रहे, और इनके भीतर की वो बेचैनी है जो इनके शब्दों की शक्ल में आती है, और जो निरंतर दर्शक से संवाद करते रहे। मैं एक बात मानूंगा रविश, कई बार हो सकता है हमारी आपकी वैचारिक असहमतियां रही हो, या कंटेंट में असहमतियां रही हो, मेरी तो नहीं रही, आपकी हो सकता है रही हो, क्योंकि हम लोग एक विधा में रहे, लेकिन फिर भी दर्शक के से जितना संवाद आपने किया है, मैं नहीं समझता कि देश के किसी एंकर ने पहले किया है और कोई आगे कर पाएगा, क्योंकि अब जो लोग हैं संवाद सिर्फ एक आदमी से करते हैं, वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, डोर वहीं बंदी है। तो अब हम लोग बाकी बातें बैठकर करते हैं। जी जरूर जरूर भाई। अच्छा, मेरी किताब भी है यहाँ। हाँ, आपकी किताब भी है। आपकी किताब के बिना बात कैसे होगी? देश का कोई एक टीवी पत्रकार जिसे सबसे अधिक गालियां मिली हो और सबसे अधिक तालियां भी मिली हो, अगर कोई एक पत्रकार है, बल्कि मैं कहूंगा इकलौता पत्रकार है, तो रविश कुमार हमारे सामने बैठे हैं। अंग्रेजी में कहें तो मोस्ट हेटेड और मोस्ट लव्ड जर्नलिस्ट। उस एनडीटीवी में रविश, अगर देखें, आपको आजादी बहुत मिली, एकदम जिसको कहते हैं ना असीम आजादी। वो तो सबको मिली, वो सिर्फ मुझे नहीं मिली। हाँ, सिर्फ मेरे लिए तो एनडीटीवी नहीं बना था, नहीं ऑब्वियसली, हाँ, लेकिन मुझे कोई स्पेशल तरीके से नहीं मिली। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं, पर मैं उसको अर्न जरूर किया, वहां पे ट्रस्ट जरूर अर्न किया। उन्होंने देखा कि ये सिर्फ काम करता है, ये काम के बदले में इस नेता के यहाँ घूमना, उस नेता के यहाँ जाकर अपना वो बताना कि ये मुझे फोन कर रहे हैं, वो मुझे फोन कर रहे हैं। हालांकि तब भी बड़े बड़े लोग फोन किया करते थे, मैं ये बात
कोई विशेष बात मुझे नजर नहीं आती थी। ठीक है, उसको कोई स्टोरी अच्छी लगी हुई तो कोई मिनिस्टर फोन कर लिया तो कर लिया। तो मुझे लगता था कि मैं जनता के बीच से आया हूं तो मुझे उधर ही रहना चाहिए और वो संसद में वाले नहीं घूमना चाहिए। तो काम करते चला गया तो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें लोग फिर पीछे हटते चले गए कि मुश्किल है इसको रोकना, मतलब ये ऐसे ही करता चला जाएगा। और किसी भी दफ्तर में कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि वो जो चुपचाप करते चला जा रहा है तो मैं कहता था मैं एक श्रेष्ठ कर्मचारी हूँ जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। बहुत कम रिसोर्स में रिपोर्टिंग करता था, बहुत कम रिसोर्स में, इसलिए दिल्ली ज़्यादा घूमा ताकि मैं रिपोर्टिंग सीख सकूं, मैं काम पहले कर सकूं और फिर उस पे पैसा ज़्यादा खर्च हो। बहुत सारे लोग समझते थे कि अच्छी स्टोरी का मतलब दिल्ली से बाहर जाना है, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता था। वो अच्छी स्टोरी भी होती थी उनकी, कई बार बहुत अच्छी स्टोरी होती थी। तो मुझे लगा कि पहले यहाँ से जगह बनाते हैं। तो जब तक जगह बनाए तब तक मंदी आ गई और मेरा प्रोग्राम ही वो बहुत तरह से बंद हो गया। फिर मैं प्राइम टाइम का एंकर बन गया। रवीश की रिपोर्ट से प्राइम टाइम का जो सफर है तो जैसे उसमें रवीश आपने तो मैं अपना काम किया तो एनडीटीवी ने वही आजादी दूसरों को भी दी है। हाँ, उन्होंने अपने ढंग से आजादी का इस्तेमाल किया। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। तो वो मैंने उस आजादी में ना कहने की भी आजादी अपने लिए ली कि मैं बहुत ना कहता था, बहुत ना, मतलब मैंने हाँ तो लगता है कि मैं याद करूं कि मैंने किस बात पे हाँ कही होगी तो मुझे तो याद नहीं आता। तो जैसे उसी में मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आपने 2 शो जो किए जिसको लेकर बहुत चर्चा होती है आज भी, जो एक माइम वाला 2 किरदार बैठे, हाँ, और वो किरदार को आप एक को सत्ता का नुमाइंदा और दूसरे को ट्रोल, कुछ ऐसा शायद प्रतीकात्मक आपने किया। और आपने अपने अंदाज में कहा अच्छा आपसे सवाल भी नहीं पूछे, अच्छा सवाल पूछने के बाद नाराज हो जाते हैं, अच्छा आप ऐसे जवाब देंगे, और जो भी वो रसियन भाषा में या पता नहीं किस भाषा में दोनों बात कर रहा है। और दूसरा आपने स्क्रीन काली की, जिसको लेकर ट्रोल आर्मी समय समय पर गाहे बगाहे आपको ट्रोल भी करती है। वैसे शोज करने पर भी कभी भी किसी तरह की कोई एनडीटीवी में कोई सवाल या ऐसा क्यों किया? मैंने किसी से पूछा ही नहीं था। मैं कोई भी शो करता हूं मैंने किसी से बात नहीं, मेरा एक ही एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैं एडिटोरियल मीटिंग में कभी बैठा ही नहीं। अगर आप बहुत शुरू के छोड़ दें तो पिछले 10 साल के अगर आप मुझे माने कि मैं हूं तो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहीं कोई किसी मैं अपना डिसाइड करता था कि आज सोमवार में क्या करूंगा, अपना शो बनाता था। हाँ, उसके रिसोर्स नहीं होते थे, उस आधार पे छोड़ देता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा और शो करके घर से ऑफिस से निकल जाता था। तो किसी भी स्टेज में और वो आदत थी, उनको लगता था ये कुछ, अगर मैं किसी से, ऐसा नहीं कि मैं किसी को चुप हूं, मतलब न्यूज़ फ्लोर में चलते हुए किसी से आइडिया शेयर करता था तो वो कहता था कि हाँ ऐसा करना चाहिए, मैं किसी से भी शेयर कर देता था। तो लगता अच्छा ये करना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें कैसा लगता है, ठीक है ऐसा कर सकते हैं ऐसा। तो उसी तरह से ब्लैक स्क्रीन किया, बहुत कम लोगों को पता था कि मैं ऐसे चाहता हूँ। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इस तरह से हम दूसरे चैनल में नहीं कर पाते, इतना बड़ा फैसला नहीं कर पाते, सवाल ही नहीं उठता उस तरह से। नहीं, एक तो बहुत सारी चीजें, उस शो के कॉन्सेप्ट को समझने की सलाहियत ही नहीं है, मतलब बाकी लोगों में, मतलब बाकी चैनल खड़े हो जाने से थोड़ी होता है कि जो मैं कर रहा हूँ, इन सब चीजों को समझने वाले उधर ही प्रोडक्शन के लोग हैं, उधर ही एडिटर के लोग हैं कि कुछ क्रिएटिव डिमांड कर रहा है तो हाँ क्रिएटिव कर दे रहे हैं। बाकी सब तो वो फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें एंकर आता है भर के चला। उसमें दूसरा पहलू भी, एक क्रिएटिव पहलू जो आप जिक्र कर रहे हो, लेकिन दूसरी उस आजादी का भी कि क्या इस तरह से किसी को करने कोई संस्थान या संस्थान का सेठ जो आपने जिक्र किया ये करने देगा, नहीं करने देगा। और मुझे उसके बाद भी किसी ने नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई कि तुमने ऐसा क्यों किया, कोई पूछने भी नहीं आया। सब आगे बोले यार बड़ा शानदार है, ये तो बहुत अच्छा है, इसको रिपीट करना चाहिए। तो उसके लिए वो स्लॉट ढूंढने लगे कि कौन सा स्लॉट होना चाहिए जिसमें ये रिपीट किया जा सकता है। तो शायद दोपहर में रिपीट होता था। दोपहर में एक तो फिक्स टाइम होता था, तो उन्हें लगा कि कुछ एक्स्ट्रा भी दिया जाए, क्योंकि प्राइम टाइम को रिपीट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कई बार डेटेड चीजें भी होती नहीं, क्योंकि उसका एड ब्रेक का दूसरा सिस्टम है, क्योंकि वो एक साथ में 40 मिनट 40 मिनट 35 मिनट होता था, बाकी फॉर्मेट वैसे नहीं। कि मैं भी बड़ा उसका
दर्शक रहा हूँ। हाँ, तो थैंक यू। तो इसलिए उसको हर स्लॉट में रिपीट करना एक मुश्किल काम होता था। तो उसमें और डेफिनेटली मैं किसी से भी कहता था तो कोई मना करने नहीं आता था। सबको लगता था कि ये कुछ अलग सोचा है, तो पहले इसमें घुस के देखते हैं क्या है, पहले इसको डुएबल बनाते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सब कोई जुट जाता था, जितने भी हम लोग एनडीटीवी इंडिया के लोग थे। तो कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया। ये आम वाला शो है या माइम, एक वो अक्षय कुमार का इंटरव्यू वाला किया था, मुझे याद आ गया। हाँ, वो आम चूस वो माइम वाला, तो माइम शब्द ही मुझे जबान पे नहीं आ रहा। मैं गया किसी से पूछने की, यार चार्ली चैपलिन का एक ऐड आता था, चार्ली चैपलिन का नहीं, वो शू पॉलिश, इसका अरे बहुत चर्चित शू पॉलिश था, चेरी ब्लॉसम। हाँ, चेरी ब्लॉसम का ऐड आता था। तो मैंने कहा उसमें एक आर्टिस्ट होता था, ऐसे ऐसे करता था। तो किसी ने कहा हाँ जी उसको माइम बोलते हैं, हम अपने कॉलेज में किया करते थे, दोस्त को जानते थे। तो मैंने कहा जरा पूछो यार वो ये माइम आर्टिस्ट क्या होते हैं। तो फिर मैं गूगल में उसी ने सर्च करके बताया कि इसको माइम आर्ट बोलते हैं। तो फिर उनको ढूंढा, फिर कलकत्ता में माइम फेस्टिवल होता है, ये मुझे नहीं पता था उस वक्त। शायद उसके आसपास किसी बड़े आर्टिस्ट से उन्होंने मना कर दिया या मेरी बात समझी नहीं, क्योंकि वो सब 4 दिन की बात करते हैं। तो मुझे तो नैनीताल छुट्टी लेके नैनीताल जाएंगे, फिर किताब लिखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था मुझे। तो अभी करना है, अभी आया है। तो वो रोहतक से किसी 2 लोगों को बुलाया, वो मान गए। तो उससे आपने पहले डिस्कस किया कि तुम जो डिस्कस किया वो उल्टा, उसमें उनको बोलना नहीं था मगर वो बोल गए। हाँ, कुछ बोल रहे थे। उनको बोलना नहीं था, उनको चेहरे से एक्टिंग करनी थी, पर वो बोल। तो जो लैंग्वेज बोल रहे थे वो लैंग्वेज तो पता नहीं, वो जिब्रिश लैंग्वेज था उनका, पर उनको बोलना नहीं था। पर उन्होंने अपना, क्योंकि वो कलाकार लोग थे तो उन्होंने अपना किया। अब शो लाइव चल रहा है, उसका कोई सेकंड टेक तो हो नहीं सकता है। हाँ, ये मैंने अभी देखा है दोबारा, उस समय भी देखा था। अभी मैंने इस बातचीत की जब तैयारी की कि रवीश से बात करनी है, तो वो वीडियो मैंने दोबारा। तो ये आप आजादी कह सकते हैं एनडीटीवी का, कि आप उस शो के भीतर कुछ भी कर सकते हैं। एक ही चीज कहा जाता था कि लीगल चीजों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस देश में उसका खर्चा इतना ज्यादा है कि फैसला आता नहीं है और आप बर्बाद हो 10 साल तक आप वही झेलते रहिए। और लीगल तो ऐसा है कि एक खबर पर कोई 1000 करोड़ का मानहानि भी कुछ भी कर सकता है उसमें। तो रवीश, बाकी और कुछ सवाल हैं, लेकिन हर आदमी के बनने में कुछ लोगों की भूमिका होती है, शिक्षक की भी, संस्थान में किसी इंडिविजुअल की और संस्थान की। रवीश कुमार बनने में 5, 7, 8 लोगों की भूमिका अगर देखते हैं, वो कुछ नाम ले सकते हैं? हजारों लोगों की है, हजारों लोग। तो 10 नाम आप? बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मुश्किल है? हाँ, 5 नाम बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हजारों लोगों की भूमिका है। चलिए छोड़ते हैं उसको। वो हजारों लोगों के साथ लाखों दर्शकों की भी भूमिका है, बहुत, जिन्होंने चाहा। मेरे मैं कह देता था कि मुझे ये वीडियो चाहिए, तो वो गाड़ी से जाके वीडियो बना के लाकर दे देते थे मुझे। सही बात है। तो अब रवीश, मैं आपकी उस किताब पे आता हूँ जो रवीश कुमार बोलना ही है, और इस किताब को आप पढ़िएगा, रवीश के भाषण और अलग अलग जगह जो लिखा है उसका। जैसे इस किताब में मैं देख रहा था, तो देखा एक जो बात आपने लिखी है, जो आज जो जहाँ आप हैं वहाँ पर ये बात लागू होती है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैं सुनाता हूँ। आपने लिखा है इसमें, मेरी सुबह ट्रोल्स की गालियों से शुरू होती है और रात में सोने जाते समय मेरी नौकरी चले जाने की आशंका घेर लेती है। 2014 के बाद शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जब किसी न किसी ने मुझे अपनी नौकरी गंवा देने के खतरे के प्रति आगाह न किया होगा। तो अब तो नौकरी रही। हाँ, अब ये रोज रोज का डर खत्म हो गया, पर आगे की चिंताएं तो हैं अजीत जी। और ट्रोल रह गए, ट्रोल रह गए। ट्रोल कुछ कम हुए क्या? कुछ तो कम हुए हैं, हाँ कुछ कम हुए हैं। और जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था, तो उसमें जो लड़के आए थे, उन्होंने कहा था कि वो आजीवन बीजेपी के सपोर्टर हैं, पर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि वो आपको गाली देते हैं, हम लोग आपको गाली देते हैं, हम लोग आपसे नफरत करते हैं। बाहर मुझसे जब लड़कों के साथ मेरी बात हुई, तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा कि तो फिर मेरे पास क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा चूँकि पत्रकार आप ही हैं और आप ही हमारी नौकरी की आवाज़ उठाएंगे, तो इस विश्वास के साथ आए। मैंने कहा और गाली देते समय और मेरे बारे में, तो मैंने कहा हम तो आपकी
हम तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने की कामना करते हैं, मतलब इतने। और वो लड़के बहुत ईमानदारी से मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा आप करेंगे? मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं कि करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अब इतना ख़तरा है, कौन सी खबर गलत हो जाए। आप देखते ही हैं कि सरकार ही पीछे पड़ जाती है। जो गलत बात फैला रहे हैं गोदी मीडिया, उसके बारे में कभी ये सरकार को कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन अगर हम और आप गलती कर दें तो फेक न्यूज़ का वो पूरा पोस्टर बना देंगे ये लोग। मैंने कहा जब मुझे कन्विंस हो जाऊंगा कि आपकी बातों में दम है तो मैं करूंगा, नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि फिर हम कोई बाइट भी नहीं देंगे उसमें, क्योंकि हमारा चेहरा आ जाएगा तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप देखिए कि नौकरी सीरीज बहुत मुश्किल शो था, उसमें कोई विजुअल नहीं था, लोगों के अपने एक्सपीरियंस लिखवा के खुद से आवाज़ करना, गला छिल जाता था अजीत जी। 1 दिन 2 दिन बहुत सारे पुराने दर्शकों ने कहा कि हम देखना बंद कर देंगे, ये क्या है, आज भी यही कर रहे हैं आप, देश में इतना कुछ हुआ है आज भी यही कर रहे हैं। 4 हफ्ता हो गया, 5 हफ्ता हो गया, करते करते मैं उसका इम्पैक्ट देखने लगा कि उन लड़कों के पास अपॉइंटमेंट लेटर जाने लगे, वो लोग मिठाइयाँ लेकर आने लगे और ये कहते हुए कि हम बीजेपी के ही सपोर्टर रहेंगे, पर ये मिठाई आपके लिए। मुझे हाथ जोड़ना पड़ता था कि प्लीज़ डायबिटीज़ हो जाएगा, आप मिठाई लेकर ना आए। बाकी दोस्तों से भी कह दें कि वो मिठाई लेकर ना आए, न तो रिसेप्शन पे मिठाइयों के ढेर लग गए थे। मतलब हर दिन कोई 10 आदमी 1-1 किलो की मिठाई लेकर चला आ रहा है कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, मेरी माँ से बात कर लीजिए, मेरे पापा से बात कर लीजिए, मेरी बहन से बात कर लीजिए, वो लोग कितने खुश हैं। और मैं बिल्कुल निस्वार्थ उनकी सेवा करता रहा और बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ कि जो लोग मुझे मार देने की कामना करते हैं, जो लोग मुझे गाली देने की बात करते हैं, मैं उनकी नौकरियों के लिए आवाज़ उठा रहा था और मेरा गला छिल रहा था। तो मैं इस सज़ा के प्रोसेस से खुद गुजरा उसी दौरान, तो बहुत आत्मबल मिला और मुझे लगा कि हम इस तूफ़ान से मैं निकल सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे, जैसे आपने नौकरी सीरीज का जिक्र किया, कहीं शायद आपने जिक्र किया है कि 1 लाख लोगों को उस समय हम लोग काउंट करते थे। इस परीक्षा का नहीं रिजल्ट निकल रहा था, वो निकलना था, बाद में बंद कर दिया, क्योंकि दफ्तर में भी कुछ लोग कहते थे इसका हम प्रोमो बनाना चाहते हैं। तो मैं इसमें भी बहुत रेजिस्ट करता था कि मत बनाओ प्रोमो, ये क्या है एक्सक्लूसिव, एनडीटीवी, इम्पैक्ट, ये सब वो सब, इसलिए बहुत पता नहीं चलता है मेरा काम। इसीलिए समुद्र की तरह समाज में ठहरा हुआ है। इसीलिए आपको दिखा कि 1.5 लाख लोग, 1.25 लाख लोग कमेंट करने आ गए, वो 3 मिलियन लोग फॉलो करने के लिए आ गए। वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ना तो मैं दिखाता हूँ ना वो दिखाते हैं, वो है समाज में कहीं नहीं दिखाई देता है। जब हम लोग बाहर जाते हैं, आप बाहर जाते हैं तो वो दिखाई देता है। तो कहीं किसी सरकारी दफ्तर के बाहर खड़ा रहता हूँ तो कोई लड़का आ जाता है चुपके से, कहता है कि सर मन तो करता है आपकी ही तस्वीर वहाँ लगा दूँ, लेकिन ठीक है आपकी वजह से नौकरी मिली। अच्छी बात है ना कि हम भी अपना पोटेंशियल जान सके उन्हीं गाली देने वालों की वजह से, कि अगर इनकी नौकरी के लिए आवाज़ उठाएं। आज देखिए कि कितना बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को 2019 में जो प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे थे, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, वही प्रधानमंत्री आयोजन करवा रहे हैं कि जिसमें वो अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हुए दिखें। तो उस 4 साल में, इसी दौर में, ये मेरे काम की बहुत छोटी सी सफलता है कि आज हर पार्टी के मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी कितनी होगी ये देने की बात लिखी होती है और ये एक मुद्दा बन गया है। ये कितना लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है, आंदोलन अभी भी चल रहे हैं, लड़कों का संघर्ष अभी चलेगा, क्योंकि वो आसान रास्ता तो होता नहीं। और ये सरकार, लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री को तो मैंने वो दरवाजा तोड़ के दिखा दिया कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो ये काम कर लो। और ये देखा आंकड़ों में रवीश, पकौड़े की बात तो पीएम ने एक चैनल में ही बात की थी, एक चैनल के एंकर से, जो अभी दूसरे चैनल में है, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ कर रहे हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो सरकार ने लगभग 8 साल में 7,22,000 नौकरियां दी केंद्र सरकार ने। अब वो कह रहे हैं कि 10 लाख देंगे और वो पर्चे छप रहे हैं पीएम का। लेकिन जैसे आप नौकरी सीरीज की बात कर रहे हो, कितने लोग युवा आते थे, उनमें से बहुत सारे लोग आपके आलोचक या गाली देने वाले ट्रोल्स थे। आपने पहले भी शायद ज्यादातर वही लोग लिखा बहुत बार है। कई बार आप हताश भी होते थे कि मैं इतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, दीवार में सर फोड़ रहा हूँ, नौकरी की बात करो, लेकिन ये इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये लगा आपको? बाद में हुआ, बाद में उन्होंने लोग लिखते थे कि हमने आपको गाली देना बंद कर दिया है। बहुत लोग मुझे ऐसे भी लिखते हैं, रोज़ मुझे 20-25 चिट्ठियाँ आती हैं जिसमें लोग मुझसे माफ़ी भी मांगते हैं कि हमने आपके बारे में ऐसा ऐसा सोचा था। वो सब डॉक्यूमेंट है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं था कि एकदम ज़ीरो रिज़ल्ट वाला था।
देखिए, राजनीतिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है और एक नेता की लोकप्रियता के सामने कोई लोकप्रिय नहीं होता है। उसी को सुनने के लिए लोग 5-5 घंटा रैली में बैठे रहते हैं, ये बड़ी बात है और इसका सम्मान करना चाहिए किसी भी नेता के लिए। तो उनकी शक्ति के सामने अगर आप खड़े होकर बता दें कि कुछ बातें गलत कही जा रही हैं और वो भीड़ जो उस नेता को सुनने के लिए धूप में अपने आप को जला रही है, वो सुन ले थोड़ी देर के लिए और सोच भी ले, तो ये बड़ी बात है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने माफ़ी मांगी है, बाकायदा लिखकर माफ़ी मांगी है और उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फेसबुक के इनबॉक्स में क्या फ़र्क पड़ता है या जीमेल में कि माफ़ कर दीजिए। तो चेंज आया, लड़कों ने सामने से गाली देना बंद कर दिया, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में वो मुझे गाली देते हैं। तो जैसे इलाहाबाद शहर से ही कुछ लड़कों ने लिखा कि सर अब आप नौकरी सीरीज़ की बात बंद कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता क्योंकि केवल आप ही बोलते हैं और आपके बारे में हम इस व्हाट्सएप ग्रुप में 2 लाइन तारीफ में नहीं लिख सकते क्योंकि गालियां पड़ने लगती हैं कि ये वोटर को बदल देगा। तो ये बात है। तो उन लड़कों ने कभी छिपाई नहीं, वो अब आपस में व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे गालियां देते होंगे। तो लेकिन उन्होंने बदल गया ना रवीश, पिछले दुख होता है इस बात का दुख होता है कि ये कोई बदलना नहीं हुआ ना, कि जहां एक पत्रकार को चलने के लिए बंदूक लेके चलना पड़े, फैमिली के साथ ना निकल पाए और आप उसकी नौकरी की भी बात करें, वो आपको गाली भी दे रहा है। अजीब है ये, मतलब। तो ये चूंकि आप लगातार नफरत के खिलाफ, नफरत की राजनीति के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से, नाम लें तो सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार जो झूठ बोला जाता रहा, रैलियों में झूठे दावे, झूठे वादे, इस पर लगातार आप बोलते रहे, ब्लॉग में लिखते रहे, एनडीटीवी पर लिखते बोलते रहे, लेकिन कुछ बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ। लोग, मतलब अब कई लोग बात करते हैं, कई लोग बात करते हैं उस तरह से, अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। बदलाव काफ़ी हुआ है। हमेशा किसी हार जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। हम जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो बात विचार की है। हमारे पास तो कोई गुप्त इलेक्टोरल फंड तो है नहीं कि कई हज़ार करोड़ आ जाए इलेक्टोरल फंड के रूप में, वो तो उन्हीं के पास है, बीजेपी के पास है। तो लेकिन चेंज है, और ऐसी बात नहीं है। एक तो चेंज है कि वो नौकरी की बात कर रहे हैं ना, वो किसकी बात कर रहे हैं? वो नौकरी सीरीज शुरू किसने की थी? तो वो एक तरह से प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, वो ये कह रहे हैं कि रवीश कुमार ने ठीक कहा था, अब मुझे उसकी बात पसंद है। चूंकि मैं रवीश कुमार का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं नौकरी देने की बात कर रहा हूं। ये एक पत्रकार की स्थिति है समाज में। इससे आप नरेंद्र मोदी मेरे इस हक को छीन नहीं सकते हैं। मैंने उनको मजबूर कर दिया कि टेबल पर आइए और नौकरी की बात कीजिए। उनको करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी, उसको उसी परीक्षा व्यवस्था को लेकर और नौकरी देने की बात को लेकर उन्होंने बड़ा इवेंट बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया ना। वो 2019 में पुलवामा के कारण वो नौकरी का मुद्दा तब भी था, तो उन्हें लगा कि वो मजाक उड़ा सकते हैं कि पकौड़ा तलना भी, आज वो वही बात वो क्यों नहीं कह देते कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, हम क्यों देंगे रोजगार? तो वो भले मुझे इंटरव्यू ना दे सके, लेकिन वो उनसे जो अपॉइंटमेंट लेटर ले रहा है ना युवा, उसको पता है कि ये मुद्दा बना। कैसे देंगे वो लोग? नहीं, इंटरव्यू करना चाहते हो आप? अब क्या करेंगे उनसे? अब तो उन्होंने छुटकारा ही पा लिया मुझसे। भाई देखिए, अगर मैं रहता 2024 तक, तो जो 8 साल में प्राइम टाइम के जरिए मैंने उनके सरकार की तमाम तरह की गलतियों को डॉक्यूमेंट किया था ना, ये साल आने वाला उनको फिर से दोहराने का साल था, बताने का साल था। जितना ऑथेंटिक रूप से मैं बताता और रिकॉर्ड के साथ, इतना रिकॉर्ड किसी भी जर्नलिस्ट के पास नहीं है, किसी भी प्रोग्राम में नहीं है। फर्जीवाड़ा नहीं है कि 4 लोग आकर बोल गए, बक्से में चाय चाय करके चले गए। एक एक डॉक्यूमेंट उस समय की खबर के हिसाब से, संसद में क्या कहा गया है, प्राइम टाइम उसका डॉक्यूमेंट है। तो उससे तो उनको छुटकारा मिल गया। तो वो एक एनडीटीवी उस बेंचमार्क था, उससे छुटकारा मिल गया, एक मुझसे छुटकारा मिल गया कि भाई अब हटाओ, अब अपना यूट्यूब करेंगे या ट्रेन में भारत दर्शन करेंगे, अब करते रहें। आपने तो ठीक है, छुटकारा पा लिया, पा ही लिया ना। एक पार्टी ने मेरा बहिष्कार किया, मैं इसको बार बार रोज रोज नहीं दोहराता, पर बीजेपी ने तो मेरा बहिष्कार किया।
उनके सरकार के मंत्रियों ने मेरा बहिष्कार किया, मेरे कार्यक्रम में नहीं आते थे। वही मंत्री, एक मंत्री तो आए तो मैंने कहा मैं क्यों मिलूंगा, मैं किसी नेता से नहीं मिलता। मैं गुस्सा गया किसी पे कि मुझे मिलाया मत करो किसी नेता से। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग तो इन्हीं को बुलाना पड़ता है, तो आप हमारे लिए चल लीजिए, हमारी नौकरी की बात है। तो मैं चला गया, तो वो मंत्री जी बड़े पावरफुल मंत्री हैं, खड़े हो गए, झुक गए, बोले कि हम आपके कार्यक्रम की योग्यता के अनुसार तैयारी करके आएंगे, आप अगर हमें बुलाएंगे तो चूंकि आपने कहा रवीश, और वही मंत्री इस तरह के ट्वीट करने लगे, बातें करने लगे। मैं तो हैरान था। मतलब 2014 से पहले तो मैं आपको सबसे योग्य आदमी नजर आता था, पूरे टीवी इंडस्ट्री में उनको सबसे योग्य अलग नजर आता था। मैसेज करते होंगे कि मुझे बहुत लोग मैसेज करते थे। मैं घबरा गया कि मैं कौन से प्रोग्राम में आ गया हूं कि हर सुबह इतने बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर के मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। वो सब बीजेपी के लोग होते थे। बाद में उन्होंने ही मेरा बहिष्कार किया। तो एक अदना सा आदमी जिसका आप बहिष्कार भी कर रहे हैं, तो उसको क्या इंटरव्यू देंगे? इंटरव्यू दिया था ना किरण बेदी ने, तो क्या हुआ था आपको पता है ना? उनको क्या मुलेठी वाला उनका झूठ पकड़ा गया था और उनको कैंपेन से वापस किया गया था। ये मेरे इंटरव्यू का असर था। तो ये ऐसे इंटरव्यू का दोहराव ना हो जाए, ये खतरा कौन लेगा? उससे अच्छा है कि आम वाले को देंगे। हाँ, तो आम वाले को देंगे इंटरव्यू। और दूसरा जिनको फकीरी, तो अब वो जो फकीरी देखने वाले को देंगे। तो फिर वो अपने यहाँ कोई किरण बेदी मोमेंट नहीं होने देना चाहते थे। तूने सोचा इससे छुटकारा पाओ तो पहले बहिष्कार करो, फिर लगा कि ये तो जनता की बात करने लगा, नौकरी की बात करने लगा। अब हम नौकरी की बात करने लगे हैं। ये पता नहीं अगले 1 साल में और क्या बात करेगा जिसको लेकर हमें बात करनी पड़ जाए। तो छुटकारा पाओ। तो 1.5 साल अभी बहुत अहम है, बहुत अहम था, बहुत अहम था 1.5 साल। और मैं जानता था शुरू के 5 साल में तो रवीश आप सपने दिखाने में निकल गए, अच्छे दिन। अब 10 साल होने जा रहा है, तो अब ये सारे सवाल फिर से वापस धरती फाड़ के बाहर निकलते, जिसका हाँ वो तो नहीं है ना। तो वो सारा रिकॉर्ड था हमारे पास, एक एक शो की सारे टेक्स्ट थे। तो हम बहुत आसानी से उसको अरेंज रीअरेंज कर सकते थे, दिखा सकते थे क्या हुआ नहीं हुआ। अच्छी बात, हम ये भी दिखाते कि आप आए 10 लाख नौकरी देने की बात है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज हैं, आप देखिए कितने प्रोग्राम हैं प्राइम टाइम के उसमें। तो वो अकाउंटेबिलिटी हम दिखाते कि 10 साल में भी आप बताने की स्थिति में नहीं है। वो सब यूनिवर्सिटी कहाँ गई जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनने वाली थी? ये क्या एमिनेंट इंस्टीट्यूट कुछ है इस तरह का कुछ बनने वाला था, कहाँ गई आज तक पता नहीं है किधर है। तो एक था वो। अब चलिए कोई बात नहीं। 16 महीने की चुनाव की, तो ये अनकंफर्टेबल होता आपको लगता है? होता। हम लोग हार और जीत तो नहीं प्रभावित कर सकते ना, लेकिन एक सवाल मौजूद रहता जनता के बीच में कि, और जब मैं प्राइम टाइम करता था तो रोज सुबह सुबह उसका 1 मिलियन व्यूज हो जाता था। पूरे महीने का आप एवरेज देखें तो सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पे ही करीब करीब वो 2 करोड़ एवरेज व्यूज होता था उसका। तो वो चला जाता था, तो लोग देख रहे थे और उसको सुन रहे थे। तो इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन इस टाइम का तो बहुत कम जगहों पर हुआ है मीडिया में। तो उससे उनको तो एक तरह से मुक्ति मिल गई है, और अब वो मैदान पहले भी उनके लिए साफ़ी है, तो उसमें अब क्या ही किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि आप बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और अगर ये डेमोक्रेसी की माँ है तो माँ ने ही अपने बच्चे को गोद से उठा के फेंक दिया है ना। यही हुआ ना। तो आपको ये लगता है, जैसे बहुत संजीदा होकर आप ये बात कर रहे हो, आपको लगता है कि बहुत तयशुदा ढंग से ये हुआ? आप अगर किसी को नहीं लगता है तो मुझे हैरानी है। अगर किसी को ये बात नहीं लगती है तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि क्यों नहीं लगती है। मुझे बहुत मैं कई तरह के एनालिसिस देख रहा था, तो मुकुल केशवन ने टेलीग्राफ में लिखा है, एक बात लिखी है, और वो बहुत आखिर में उन्होंने एक बात लिखी है चलते चलते कि ये सब कुछ जो हुआ है वो किससे मुक्ति पाने के लिए किया गया है। वो दुनिया भर का बिजनेस और ये सब प्लान बनाते रहेंगे, वो हर कोई बनाता रहता है, उसमें कोई बात नहीं। हर झूठ बोलने वाले चैनल का ना के स्लोगन में ट्रूथ होता ही होता है, तो वो तो हम हमारा कुछ कर नहीं सकते हैं। पर लोगों के इश्यूज के प्लेटफॉर्म का एक बड़ा नुकसान हुआ, एक वॉइस का नुकसान तो हुआ ही है। उससे उनको मुक्ति मिल गई है, क्योंकि जो भी मुद्दा उठता है वो अंत में टेबल तक तो पहुंच ही जाता है अंत में। जैसे नौकरी सीरीज तो पहुंचा ना आखिर में, और आपको अब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं,
ठीक है कि वो लड़के मुझे गाली देते हैं, लेकिन वो लड़के, उनको ये भी पता है कि यही करता है लास्ट में। तो अब आपको रवीश मलाल है कि मतलब इस 1.5 साल में 24 के पहले जो हम मजबूती से अपनी बात करते नहीं, अब जो चला गया तो अब क्या ही करें हम उसका, तो मैं पीछे मुड़ के तो नहीं देख सकता। ये तो इतना बड़ा जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है वो जाने, उसका ज़मीर जाने, है ना, कि उसकी अंतरात्मा जाने कि आपने ये जो किया है और जो होने दिया है, तो ये आपकी अंतरात्मा पे बोझ बन के रहेगा, इतनी आसानी से नहीं जाएगा अजीत जी। एक बात जो आप निस्वार्थ बहुत ज़माना लगाया इसको काम करने में, सुबह शाम जला हूँ तपा हूँ, और उसके पेट पे लात मारी है आपने। ये बड़ी बड़ी अंग्रेजी बिजनेस प्लान, फर्जी 2 नंबरी बिजनेस, दुनिया का 3 नंबरी बिजनेस, ये ज्ञान, ये भाषा मेरे सामने मत लगाइएगा, ये ठीक किया नहीं। जितने कम संसाधन में जितनी साधना के साथ जो काम किया हो ना, सिर्फ उसका मूल्यांकन उसमें झांक कर देखेंगे। अभी तो लोग देखने वाले सिर्फ मेरी लोकप्रियता और दर्शकों के जमात के बारे में देखते हैं, उसके संसार के बारे में देखते हैं, लेकिन जब उस काम और उसके मेहनत के बारे में देखेंगे तो हड्डियां कांप जाएंगी कि कोई ऐसा कर नहीं सकता है। वो काम किया हूँ, दिन रात बैठ के, आंखें धुंधली हो जाती थी टाइप करते करते, इतने आंकड़े, इतने आंकड़े देखता था, इतने व्हाट्सएप पर मैसेज, उसमें से फैक्ट निकालना, फैक्ट चेक करना, ये सब करना पड़ा होगा। जो कोविड के समय का डॉक्यूमेंटेशन है, आप एक एक शो निकाल कर देखिए, सिर्फ पढ़ देना ही मतलब मुश्किल काम था उसको। मैंने कोई आसान एंकरिंग नहीं की कि 3 दिल्ली में फालतू लोग जो IISc में बैठे हुए हैं उनको शो में बुलाया, कोई हैबिटेट से आया, कोई किसी यूनिवर्सिटी से आया, कुछ गप किया, बॉक्स लग गया और शो हो गया। मैंने वो काम नहीं किया। मैंने बहुत आर्टिकल पढ़े, मेरा घर किताबों से भर गया। तो ये जो काम किया है, तो ये तो मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से पूछूंगा ना, मैं चिल्ला के नहीं पूछूंगा, मैं एकांत में तो पूछूंगा ना कि, लेकिन तो मैं पूछूंगा भाई, मैं भारत माता से मैं अकेले में तो बात कर सकता हूं ना। क्या मैं पूछोगे? पूछेंगे ना कि मेरे लिए क्यों नहीं जगह है तुम्हारे आंचल में, क्या कोई सेठ तुम्हारी जमीन खरीद सकता है, क्या कोई सेठ तुमसे बड़ा हो सकता है, पूछूंगा। वो माँ है, मैं उससे कुछ पूछ सकता हूँ। बहुत संवेदनशील बात कर रहे हो रवीश। दर्जनों चैनल हैं, न्यूज़ चैनल तो देश में न जाने कितने हैं, अब गिनती करना भी मुश्किल है। और एक रवीश कुमार जो, हालांकि हम कह सकते हैं हम लोग एक पेशे में थे, कई बार दोनों अलग अलग चैनलों में अलग अलग असहमतियों पर भी हो सकता है काम कर रहे हो, लेकिन रवीश की पीड़ा निकल कर आ रही है कि जो आवाज़ जनता की थी, युवाओं की थी, बेरोजगारों की थी, दर्शकों की थी, नागरिक की थी, उसको, उस आवाज़ को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, उनकी परेशानियों मुश्किलों को आवाज़ दी, उस आवाज़ को छीन लिया गया, या वो प्लेटफॉर्म आपसे छीन लिया गया। आपकी तकलीफ, वो तो यही कहेंगे कि हाँ हाँ हम तो कुछ नहीं किए, खुद चला गया है ना, वो तो यही कहेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं आप देखिए ना किस तरह से बना रहे हैं। खुद उन्होंने, अभी मैंने देखा कि दैनिक जागरण में उनका इंटरव्यू छपा है, पावर फीचर, और उसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। उनका मतलब अदानी साहब का एक इंटरव्यू छपा है दैनिक जागरण में, आप वो तस्वीर दिखाइए, उसमें मैं भेज दूंगा। वो फीचर इंटरव्यू छपता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी का, इंटरव्यू लेने वाले का नाम नहीं है उसमें, और वो पहले पन्ने पर है, और उसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम इस लोकतंत्र में रहना है तो सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त कर दें, क्योंकि उनके पास बहुत धन है, बहुत लोग हैं, कुछ शरीफ टाइप के जो डोरमेंट जर्नलिस्ट थे उनको पकड़ के ले आए हैं, जो अब थोड़ा सा अच्छा बिजनेस प्लान जिसमें ग्लोबल प्राइड इंडिया टाइप की चीजें डाल के छौंक के बोल देंगे तो चल जाएगा। आप अच्छा पर्दा लगा देंगे तो खिड़की के बाहर का दृश्य बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना। तो बहुत सारे मुद्दे अभी तड़प रहे हैं बाहर आने के लिए। मैं भी नहीं उठा पाता था, मैं बहुत लोगों को लिखता था कि मैं नहीं उठा सकता हूं, मेरे पास अब संसाधन नहीं है, मैं हर राज्य के इश्यूज को नहीं उठा सकता हूं। कई जगह पे ब्यूरो बंद हो चुके थे,
उसकी भी गालियां मैं सुनता था कि आप वहां का नहीं उठा रहे हैं, आप वहां का नहीं उठा रहे हैं। वो गालियां किसी और को नहीं पड़ रही थी, किसी और एंकर को। जो फर्जी इंटरव्यू फर्जी का मतलब उस इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं होता है, तो इंटरव्यू तो जेन्युइन नहीं होता है, पर हम कह रहे हैं कि उसका क्या मतलब है। एक आदमी का दिन भर आप इंटरव्यू किए जा रहे हैं, कितने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चले होंगे, उनका कोई स्टैंडिंग है कहीं में, किसी मेमोरी में है कोई। लेकिन बड़े बड़े एंकर दिन भर वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपना जीवन गुजार के और एंकर बने हुए चल रहे हैं। आप पीएम के इंटरव्यू की बात मैं किसी भी नॉर्मल एंकर की बात कर रहा हूँ, रोज की भी बात कर रहा हूँ। तो वो सारे इश्यूज जिनको मैं नहीं उठा, मैं रोता था कि भाई मुझे छोड़ दो, कम से कम मुझे मत मैसेज करो, 1000 मैसेज कर दियो, मैं नहीं उठाऊंगा तुम्हारा। मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास आदमी नहीं है जाके वेरीफाई करे, इतने खतरे बढ़ गए हैं। तुम 333 लिख दियो, अगर वहां 300 होगा तो वो सरकार FIR कर देगी, मैं क्या करूं। तो ये सारे इश्यूज आते ना, ये उठेंगे क्या? उठे तो अच्छी बात है, फिर उठेंगे तो फिर NDTV खरीदने की क्या जरूरत थी? इतने सारे जो चैनल हैं वहां उठ जाए, लोगों को भला हो जाएगा। तो रवीश ये बताओ, अभी अडानी ने एक्वायर किया, जिस दिन आपने इस्तीफा दिया शायद उसी दिन पुण्य राय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया, एक दिन पहले, कोई खबर पहले दिया, तो आपने इस्तीफा दिया। आपको अभी कहा तो गया नहीं था अडानी की तरफ से, ये उनके लोग कह सकते हैं कि हमने कहा था वो कौन है ये तो हम जानते हैं ना। वो कौन है ये तो हम जानते हैं, या हम नहीं जानते हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए ना कि वो कौन है। इसलिए मैंने वो गोदी सेठ और सेठ का फर्क बता दिया था उस वीडियो में, तो किसी को भी देख लेना चाहिए। तो इसलिए वो हर टेक ओवर को एक चश्मे से मत देखिए फिर। तो गोदी सेठ के नाम जो मैसेज दिया आपने, संदेश दिया, तो मीडिया के सभी गोदी सेठों के लिए है। हाँ, जो भी है, लेकिन ये फिलहाल उन्हीं गोदी सेठ के लिए है अगर देखें प्रतीकात्मक तौर पर, क्योंकि आखिरी गोदी सेठ अभी वही है जिन्होंने लिया, बाकी एक गोदी सेठ ने ज्यादातर चैनल में इन्वेस्टमेंट कर ही रखा है। तो जो आपने कहा, जिसमें एक बात आपने, रवीश ने कहा कि इस देश की महान जनता को कोई गोदी सेठ चवन्नी ना समझे, इसके स्वाभिमान से ना खेले, वरना वो अपनी जेब से केवल एक एक चवन्नी निकाल कर रख दे तो दौलत का ऐसा पहाड़ बन जाएगा कि सेठ की सारी दौलत चवन्नी बन जाएगी। आप जानते हैं 4 आने की ताकत क्या है? गांधी ने जब गांधी जुड़ते हैं तो उसकी सदस्यता 4 आने की थी। तो उस 4 आने ने इतनी ताकत दी लोगों को और आजादी के संदेश को घर घर में पहुंचा दिया, और हर आदमी आजादी की लड़ाई का स्टेक होल्डर बन गया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर, जो अलग संगठन बनाकर अलग कदम ताल कर रहे थे। तो ये उस 4 आने की ताकत है, उस चरन्नी की, जो अब दिखता नहीं, जो अब है नहीं, जो अब तो आउट ऑफ मतलब चलन से बाहर है। अब तो 2000 चल रहा है, वो भी पता नहीं कब आउट हो जाए। तो ये जो चल रहा है ना कि हर चीज ताकत से खरीद लेंगे, पैसे से खरीद लेंगे, जनमत को इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बुला के पैसा झोंक के हवा को इधर से उधर कर देंगे। कोई चुनाव होगा तो आफ्ताब आ जाएगा, कोई चुनाव आएगा तो हिजाब पर मुद्दा आ जाएगा। तो वो सफलता तो मिल रही है उसमें, लेकिन हर समय आप पब्लिक के स्वाभिमान को ना, आप उसको जूता मत मारिए। ये गजब जनता है, इसको पता है कि ठोकर क्या है और हत्या क्या है। इसको वो बहुत तरह के जख्म बर्दाश्त कर लेती है, पर कुछ चीज है उसमें जहां आने के बाद वो ना कह देती है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे जैसे पत्रकार आएंगे जाएंगे, आते जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उसी वीडियो में रवीश आपने कहा, आपने जनता का जिक्र किया, उस पर भी 1-2 सवाल आगे करूंगा। उसी वीडियो में आपने कहा कि गोदी सेठ बिजनेस करे, लेकिन इस लोकतंत्र का बिजनेस न करे, सूचनाओं का बिजनेस न करे, देश की शान से खिलवाड़ न करे। तो एक तरह से सीधे सीधे आप चुनौती दे रहे हैं सेठ को, और उस सेठ को उन सेठों की याद दिला रहे हैं जो GD बिरला जैसे थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, या गांधी से जिनके रिश्ते थे, और 1947 से पहले और बाद के दिनों में चाहे JRD टाटा हो।
तो दोनों सेठ में काफी फर्क है। ये सेठ तो हर जगह कब्जा करना चाहता है। हर जगह रहेंगे। मैं कोई बिजनेस विरोधी नहीं हूं, मैं तो खुद ही लोगों से कहता हूं कि ये एक बहुत क्रिएटिव रचनात्मक काम है, और अगर आप इसको रचनात्मक तरीके से करें तो आप कुछ भी दुनिया में रच सकते हैं, है ना। तो और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उसमें ये भी फर्क किया हुआ है कि बहुत सारे लोग अब जैसे जौनपुर से कोई इमरती लेकर आया, बेनी प्रसाद की इमरती 1855 से चल रही है, तो वो रचनात्मक कार्य है ना, तभी तो 1855 से लेकर अभी तक वो इमरती कायम है, उसका वजूद कायम है, उसका ब्रांड कायम है। तो ऐसे बिजनेसमैन लोग भी हैं। लेकिन अगर आप मीडिया के स्केप को देखिए तो वो बार बार बताने की तो ज़रूरत है, और ये बात लोग क्यों नहीं कहता है, मुझे इसकी बहुत हैरानी होती है। मुझे लगता है कि मैं कह देता हूँ, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपको जेल में डालना है डाल दीजिए, आप मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते, आपकी मर्जी है, हमने अपनी बात कह दी है। अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाकर इस लोकतंत्र पर और भारत माता पर अगर आप कोई गिल्ट डालना चाहते हो, अपराध बोध डालना चाहते हो, तो आपकी मर्जी। हमने अपने हिसाब से अपनी सेवा कर दी, अपनी बात रख दी। मेरे मन में जो ख्याल आया कि ये लोग धंधा करने लगे हैं, ये लोग पहले से भी होता रहा है, मैं इसको लेके कोई ये नहीं हूँ, लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो पहले से चली आ रही चीजों से हर बार मिला के मत देखिए। आप देखिए कि कितनी रिपोर्टिंग बंद हो गई है, अखबार तक में, भीतर मिनिस्ट्री के भीतर तक की बहुत सारी सूचनाएं बंद हो गई हैं। सब ट्विटर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत कम एक्सक्लूसिव खबरें हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर बने हैं ट्विटर पर, जो न्यूज़ एंकर हैं वहाँ पर, आप देखिए कि जब आर्टिकल 14 या स्क्रोल या वायर पे कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आती है, कोई ट्वीट नहीं करता है। अब आप इसी से देख लीजिए कि वॉशिंगटन पोस्ट पर जो खबर आई है अदानी के बारे में, उसको कितने बड़े बड़े एंकर ट्वीट कर रहे हैं, कर सकते हैं वो। तो चुटकुला वाला वीडियो लगा दीजिए जिसका 1 लाख विजुअल आ जाए, फालतू का कुछ पीएम के काफिले के बीच में एम्बुलेंस का लगाइए, ये सब हल्का फुल्का कर लीजिए आप। लेकिन जहां सीरियस बात है तो ये डर क्यों है? क्या हमें ऐसा देश चाहिए कि हम डरपोक बन जाए? हम तो कभी भी नहीं थे, क्यों चाहिए? तो हमने एक सवाल के तौर पे छोड़ दिया। अगर ऐसा देश चाहिए तो ले लीजिए, फिर मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, वो डर पर भी आगे सवाल, क्यों नहीं वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी शेयर कर सकते? करके देखिए ना। स्टैन स्वामी की रिपोर्ट आई है, उसको क्यों नहीं आप शेयर करते हैं? बिल्कुल। और कैसे उनकी डेथ हुई, एक सिपर उनको नहीं दिया गया। और एनआईए उसके अगेंस्ट था। लैपटॉप में कितनी बार वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी है। कोर्ट ने संज्ञान, कोर्ट तो लेना चाहिए था कि कितनी सीरियस बात है ये। बार बार इस तरह की रिपोर्ट क्यों आ रही है कि लैपटॉप में बाहर से कुछ, बाहर से उनके लैपटॉप में, आपके फोन में ये सब चीजें कल प्लांट कर दी जाए और 4 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए कि हम कोई देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो सामने ही हुआ ना ये सारी चीजें, और ये टेक्नोलॉजी से संभव है, तो इस देश में बहस क्यों नहीं हो रही है? बड़े बड़े एंकर देख रहे हैं, उन्होंने उस खबर को हाथ तक नहीं लगाई, ये डरे हुए हैं, और वो ज्ञान देंगे हमारे ऊपर और जर्नलिज्म पे। तो ठीक है, आप जर्नलिज्म में हैं, सबको ही है, सबको ही रहेगा, जैसे से रहेगा। मेरी जितनी समझ थी हमने समय पे हिसाब से बोला, मेरी भी बहुत सारी कमियां हैं, आप उससे बहस करते रहिए, बात कीजिए, ठीक है। अब हम पूर्व पत्रकार हैं। नहीं, पूर्व पत्रकार नहीं हो, आप डिजिटल पत्रकार हो। हम तो डिजिटल पत्रकार, आने वाला समय अब डिजिटल का है। अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमने आसमान की तो बात ही नहीं की, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसे भी आप सरकार से सवालों का सिलसिला आपने कई साल चलाया, लेकिन आप 2014, 15, 16, 17 के उनके वायदों की ही लिस्ट आप देख लो तो 100 स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए था, गंगा सफाई हो जानी चाहिए थी। कंपटीशन हुआ था मेरठ में, लोग आइडिया देने लगे थे कि उनके स्मार्ट सिटी में क्या क्या होगा, और अखबारों में छपा करता था कि स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता, और यार लोग जा रहे सीरियसली। तो अब जाकर उन अखबारों को अगर आप निकालिए कि मेरठ के अमर उजाला में स्मार्ट सिटी को लेकर कैसी कैसी कल्पनाएं चल रही थी, अंत में क्या हुआ? बिहार में भी था, मुजफ्फरपुर और लेकिन रवीश, फिर बात तो ये है ना कि वो 100 स्मार्ट सिटी हो, गोद लिए हुए गांव, आपको याद होगा कि आदर्श गांव कहा गया, आदर्श गांव गोद लेंगे, गोद लिया भी, छोड़ भी दिया। आज वो गोद लिया हुआ गांव किस हाल में है, नहीं है। कम से कम उनके सांसद तो बना देते। सही बात है। तो वो ऐसी लिस्ट लंबी है रवीश, लेकिन इन सवालों को आप उठाएं या डिजिटल पर कोई उठाए या हम जैसे लोग उठाएं, लेकिन जनता क्या गंभीरता से ले रही है, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। और उन सवालों
के आधार पर जनता को राय शुमारी या राय बना रही है, ये और बड़ा सवाल। ये लड़ाई है। जनता को नेता अपनी तरफ से एक अलग दिशा में ले जाना चाहता है, साहित्यकार जनता को एक अलग तरीके से संवेदनशील बनाना चाहता है, उसी बीच में कोई फिल्मकार आ जाता है जो बहुत तरह की अश्लीलताओं के साथ जनता को कहीं और बहा के लेके चला जाता है। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, वो लगातार जनता जो है वो हवा की तरह बहती चली जा रही है, तो वो कहीं जाएगी कहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि साहित्यकार लिखना छोड़ दे, पत्रकार पूछना छोड़ दे और फिल्मकार फिल्म बनाना छोड़ दे, क्योंकि जनता सिर्फ राजनीतिक एक ही तरह के राजनीतिक फैसले की तरफ जा रही है। वो पहले भी जाती रही है, आगे भी जाती रहेगी। अभी ये दौर कुछ दूसरा है, उसमें बहुत सारे संस्थाओं की भूमिका है, हम लोग सब देख ही रहे हैं अपने आसपास में। पर हमें अपना काम करते रहना चाहिए। अगर लोग अपना काम ना करते तो कोई गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं होता तो गांधी 1917 में चंपारण नहीं गए होते। कोई पीर मोहम्मद मुनीस नहीं होते जो चंपारण से रिपोर्ट कर रहे थे। अगर वो नहीं करते तो गणेश शंकर विद्यार्थी को पता नहीं चलता कि चंपारण में क्या चल रहा था। और वो उन छपी हुई खबरों को देखकर गांधी इरादा नहीं बनाते कि चंपारण चलना ही चाहिए। तो इसलिए हमारा अतीत ये कहता है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां से भविष्य की अगर बात करें तो रवीश, दिखता है कि कुछ चीजें बदल रही हैं या आपके भीतर भी हताशा लगती है? जैसे मैं कहूं तो कई बार हताश होते हैं कि दीवार में सिर मारने जैसा है, आप कुछ भी कहते समझाते रहो। वो जैसे होता है ना, बिहार में कहावत है, पंचों की बात सिर माथे खूंटा यही गड़ेगा। बात तो सही कह रहे हैं सर, रोजगार, नौकरी, तेल, डीजल, पेट्रोल सब चीज है, लेकिन फिर भी लगता है ऐसा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। उम्मीद रखनी चाहिए, और वो उम्मीद का कोई अगर आप डेडलाइन दे देंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमने इतनी सघनता के साथ इस तरह से कभी बात भी तो मीडिया को लेकर नहीं होती थी ना। मीडिया जो दिखाता था लोग वही सच मान लेता था। अब ठीक है, उतना सारा गोदी मीडिया को करोड़ों लोग देखते हैं, ये बात तो सच है ही, लेकिन वो लोग भी कहीं जाके सीना तान के पब्लिक में नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं देखते हैं वो भी पब्लिक डिस्कोर्स में कहते हैं हम तो रवीश को देखते हैं। हाँ, नहीं, वो कहते होंगे, वो कहते होंगे, वो कहते हैं, तो उन्हें भी मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि क्यों गोदी मीडिया देखकर आप देश को शर्मिंदा कर रहे हैं? मत देखिए। इससे आसान किसी भी देश के लिए आप क्या कर सकते हैं? टीवी नहीं देखना है बस। नहीं, ये बात तो आप कई सालों से कह रहे हैं। इसमें तो ना कपड़े गंदे होंगे, ना आपका बीपी बढ़ेगा, ना आप बीमार पड़ेंगे, रात को अच्छी नींद आएगी। बहुत लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया अजीत जी, मेरे कहने के बाद। मुझे लगा था कि कोई नहीं सुनेगा, लेकिन बहुत लोगों ने बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो टीवी नहीं देखते हैं। अच्छे लोग हैं जो टीवी नहीं देखते हैं। शायद वही लोग हैं जो शाम के वक्त अब OTT प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं और वहां एक नया बिजनेस है। अब जो शाम है वो सिर्फ न्यूज़ की शाम नहीं है, न्यूज़ भी एक एलिमेंट है, लेकिन अब हर दर्शक की जो शाम है वो कई तरह की शाम है उस माध्यमों में ही। हालांकि मैं चाहता हूं कि उन माध्यमों से वो उनकी मात्रा कम हो, लोग थोड़ा टहलें, ज़्यादा करें, बीमार कम पड़ें, लेकिन फिर भी इसलिए पता है कि अच्छे दर्शक कहीं और चले गए हैं। और कुछ दर्शक अब आपके YouTube पर आएंगे, आपके वीडियो देख रहे हैं। हाँ, मैं कर पाऊंगा तब तो, मतलब उतना अच्छा कर पाऊंगा तब तो। कि जैसे डर का जिक्र रवीश आपके भाषण में, आपके लेखन में, सेमिनार में, हर जगह बहुत हुआ है। वो डर का जिक्र करते हुए आप ट्रोल की बात करते हैं, जो आपको गालियां देते हैं उनकी बात करते हैं, उन चेतावनियों की बात करते हैं, धमकियों की बात करते हैं। किस बात का डर लगता है आपको? वो डर का स्केल क्या है? वो आया बहुत धीरे धीरे, जब ट्रोलिंग से शुरू हुआ, किसी भी बात को तोड़ फोड़। देखिए, हमेशा याद रखना चाहिए, बिल्कुल हमको आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो सिंपल ट्रोल नहीं है। वो जो कहते हैं अंत में वही होता है वो। और उसी ट्रोलिंग की वजह से, उसी नेचर के अभियान की वजह से कई लोगों की सड़कों पे जान गई है, भले हमारी आपकी ना गई हो। तो वो धीरे धीरे आया, एक तरह से माहौल में जहर फैलाया गया। वो अपने आसपास जहां आप गुजर रहे हैं, जहां कहीं जा रहे हैं, वहां लोग भी उसी तरह से बिहेव करने लगे, करते भी हैं उस तरह से आके।
तो वो एक डर घुसता है। फिर लोग आपको बताना शुरू कर देते हैं कि ये लाइन मत लिखो, ये मत बोलो, केस हो जाएगा, ये मत करो नहीं तो वो ट्रोल कर देंगे, ये मत करो नहीं तो नोटिस आ जाएगा, फिर बैन कर देंगे, तरह तरह। तो बहुत तरह के डर, मतलब एक पहले होता था कि हम कोई स्टोरी करेंगे तो एडिटर को 10 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अब लगता है कि एडिटर भी तो वही हो गया, ट्रोल हो गया है, तो वो अब सारा सवाल बाहर वाले जो ट्रोल हैं उनको जवाब देना पड़ रहा है। तो वो एक हाईजेक तो हो ही गया है। वो डर बहुत वाजिब है। वो सिर्फ डर मेरा डर नहीं है, वो डर आपका, आपके भीतर का डर महसूस करके आ गया, लोगों के भीतर का डर महसूस करके आ गया, समुदाय के भीतर का डर महसूस करके आ गया, बहुत सारे जेन्युइन लोगों के भीतर का डर महसूस करके आ गया। तो सबका डर मेरा डर भी बनता चला गया धीरे 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 करके। और जिस तरह का आघात था वो साधारण तो नहीं था किसी पर भी। आघात मतलब? आघात, मानसिक आघात, शारीरिक आघात भी, बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो मैं बताना नहीं चाहता। तो वो सारी चीजें भी हो रही थी बहुत वास्तविकता में भी। कुछ आपने कहीं जिक्र किया था, कहीं धक्का मुक्की या ऐसा? हाँ, बहुत तरह के हमले और इस तरह की चीजें। तो कोई वीडियो तो बनता ही रहता है, वो सारी चीजें, फोन पे गालियां, और दूसरों के बारे में तो पढ़ रहे थे ना कि दूसरों के बारे में ऐसा कर दिया, किसी और रिपोर्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि फील्ड में उसके साथ हुआ है। तो एक जगह तो हम घिर ही गए थे, पता नहीं वहां से वापस लौट पाते कि नहीं लौट पाते, लेकिन निकल आए खैर किसी तरीके से। तो वो धीरे धीरे चीजें बन जाती हैं। चलिए ठीक। हाँ, तो सब चलता रहा ये सब। तो मुझे लगा कि बहुत लोग जो हैं वो डर से बोल नहीं रहे हैं। तो मुझे लगा कि फिर कहना चाहिए कि भाई इस डर से लड़ो, बोलो इस डर से। ऑपोजिशन के लोग डर से नहीं बोलते थे, उनके भीतर भी डर फैल गया था। जबकि कितनी ही बार लोकप्रिय नेता इस देश में पैदा हुए, कितने ही लोकप्रिय नेता शानदार मेजॉरिटी लेकर आए और पूरा हंगामा मचा दिया, और लेकिन कोई इस तरह से घबराया नहीं कि कोई उनके आने से कोई जान चली जाएगी या हम अब लिख बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। ये तो 14 के बाद ही हुआ ना। 14 के बाद ये भी हुआ कि जैसे स्वभाव से आप ऐसे भी शायद थोड़े एकाकी रहने वाले आदमी हैं। आपने कई बार कहा आप हाँ, अकेले में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा पार्टीबाजी या बहुत ज्यादा इधर उधर। मैंने अभी व्हाट्सएप स्टेटस डाला है कि शादी ब्याह जन्मदिन सभा सेमिनार में ना बुलाएं। ना बुलाएं। तो आप इन सब से थोड़ी दूरी पहले भी बनाते रहे, लेकिन ये भी बदलाव हुआ होगा कि एक होता है चुना हुआ एकाकीपन, कि हमने इस एकाकीपन को चुना, एक होता है थोपा हुआ एकाकीपन, कि ऐसी स्थितियां बन जाए कि आपके आसपास के परिवेश के लोग दूसरे नजरिए से आपको देखने लगे और एलियन की तरह या आपको अलग मानने लगे, क्योंकि आप उनकी तरह से नहीं सोच रहे हो जैसे वो सोच रहे हैं, जिनकी सोच में कुछ नफरत है, कुछ कट्टरपंथ है, कुछ कहीं मोदी भक्ति है या अलग अलग आयाम है। उसने भी आपको और एकाकीपन किया और कहीं हताश किया? दोनों ही बातें हैं, दोनों का ही रोल है। एक तो मैं स्वभाव से भी था और कुछ थोपा हुआ भी है कि हर जगह हर समय नहीं जा सकते हैं। जाने से पहले सोचना तो पड़ता ही है कि किस तरह के लोगों से मुलाकात होगी, क्या वो हरकत करेगा। तो और ये बातें स्वाभाविक रूप से भी आती हैं कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो बहुत तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस होते होते अंत में कि छोड़ो हटाओ, फिर किताब उठाओ पढ़ो। फिर मैं जैसे कहना ये चाह रहा था कि जैसे क्या हुआ, चूंकि आपने कहा ये सब 2014 के बाद हुआ, कि बहुत सारे लोग जो आपके व्हाट्सएप पर, परिवार के लोग, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग, रिश्तेदार, जो आपको आप पर गर्व करते होंगे और आपके साथ लगातार। रिश्तेदारों से तो मेरा कभी उतना नज़दीकी संबंध रहा नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम दिल्ली आ गया तो फिर ये सब टूट गया फिर बीच में वो। तो लेकिन परिवार के लोग तो मोटा मोटी साथ ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे तो काफी सपोर्ट मिला मुझे फैमिली के लोगों से। जैसे बहुत के परिवारों में हुआ, एक्सटेंडेड फैमिली में, खासतौर से माँ बाप भाई बहन में नहीं होता है कि लोगों में ऐसी मोर्चेबंदी और लामबंदी होगी सोच के स्तर पर, विचार के स्तर पर, दूरी बन। एक्सटेंडेड फैमिली में भी हुआ हमारे यहाँ, लेकिन जो कोर फैमिली ग्रुप है उसमें ऐसा नहीं हुआ। सब एक तरह के लोग अभी भी कायम है। हाँ, मतलब उस तरह से वो लोग काफी, मुझे मालूम नहीं वो किसको वोट देते हैं, लेकिन
वो मेरे लिए थोड़ा सा थोड़े चिंतित तो रहते ही हैं और साथ भी देते हैं वो लोग। एक आरोप रवीश बहुत सारे लोग जो आपके आलोचक हैं वो भी लगाते हैं। मैं जब 2 दिन से थोड़ा ट्विटर क्या गूगल पर देख रहा था कि डर को आप बहुत ज्यादा चिन्हित करते हो और क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो भी गया था ना, और अतिरंजित कर देते हो डर को। नहीं, अतिरंजित नहीं है, कम बताता हूं, तभी तो आपको घटनाएं नहीं बताई मैंने, तभी तो जगह नहीं बताया आपको, जगह का नाम नहीं बताया, कम करके बताता हूं। लेकिन वो डर, जिस डर की बात करता हूं वो इंडिविजुअल कम है। एक डेमोक्रेसी के भीतर एक डर तो आ ही गया था, वो टूटा है थोड़ा, लोग अब बोलते हैं कम से कम। वो डर सत्ता पोषित डर है, उसी का डर है। तो ये वो लोग हैं जो खुद नहीं बोलते हैं डर से, लेकिन वो डर को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, डर नहीं है। तो अगर आपको डर नहीं है तो आप वॉशिंगटन पोस्ट वाली स्टोरी शेयर कीजिए ना, स्टैन स्वामी वाली स्टोरी शेयर कीजिए। मेरे कहे हुए डर की बात को गलत साबित करने से अच्छा है कि आप स्टैन स्वामी की रिपोर्ट जो वॉशिंगटन पोस्ट में आई है नेहा मसीह की, आप उसको शेयर कर दीजिए। तो आप उतना तो कर लीजिए कम से कम, या वो सवाल उठाकर देखिए। हाँ, जो बहुत जरूरी है, जो फिर आप फिर मैं भी देखूंगा कि अच्छा इतना डर नहीं है। मैं देखूं कौन करता है जरा सा। तो ये पहले तो यही होता था ना कि एक कोई बड़ी खबर आती थी, हम आप सब कहते थे कि यार वहां एक्सप्रेस की स्टोरी देखो, या हिंदुस्तान की स्टोरी देखो, या उसकी स्टोरी देखो, पत्रिका की देखो, या फिर वार्ता भारती की स्टोरी देखो, लोकमत की स्टोरी देखो, इतनी बड़ी है, उसका फॉलो अप करो। अब तो ऐसी बड़ी खबरें आती हैं, सब छोड़ के भाग जाते हैं। ये क्या है? 2010, 11, 12, 13, 14 अगर देखोगे आप, तो उस दौर में UPA 2 के खिलाफ कोई भी जो लोग ये पोस्ट लिख रहे हैं कि डर को अतिरंजित किया, उन्हीं के पोस्ट पर जाके आप चेक कर लीजिए कि वो सरकार से संबंधित जो क्वेश्चन करने वाली खबरें कितना शेयर कर। चूंकि आप डर का जिक्र बार बार करते हो और कई बार आप ब्लॉग में, वेबसाइट पर, अपने टीवी शोज में, व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेजेस का जिक्र करते हो, कई बार आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें गालियां भी थी, जिसमें आलोचना से कई कदम आगे जाकर धमकियां भी थी। तो उनका सिलसिला व्हाट्सएप पर NDTV से विदाई के बाद थमा है, कम हुआ है, कहीं खुशी है, नहीं कहीं गम है? 1-2 लोगों की गालियां आई थी, पर मुझे तो कई हजार मैसेज आए और मैं उस पर देख रहा था। कई लोगों ने लिखा कि मैं मोदी का समर्थक हूं और मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। कई लोगों ने लिखा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पर मुझे आज आपके लिए बहुत दुख हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं अजीत जी, चाहने वालों के लिए भी आए हैं, जो मोदी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उन लोगों ने भी लिखा है कि हम आपको मिस करेंगे और ये आपके साथ नहीं होना चाहिए था। तो वो कह नहीं पाएंगे, लेकिन ये बात सच है। आप उनसे कभी निजी बातचीत में पूछ सकते हैं, वो बता देंगे, वो कह देंगे कि हाँ गलत हुआ। तो ये तो कामयाबी है ना कि इतने 20, 25, 27 सालों का हासिल है कि इतने लोग चाहने वाले हैं। तो कभी जब अकेले होते होगे रवीश, तो अपने पर थोड़ा गर्व भी होता होगा कि हाँ मैंने ये पा लिया। ये नहीं होता है सचमुच, मतलब नहीं, कभी तो होता होगा कि मैंने ये पा लिया। मतलब हम क्या बताएं आपको, देखिए रमन मैक्से से मिला तो मैं आया और काम करने लग गया, तो मैंने उसकी कोई पार्टी भी नहीं दी। और वो फिलीपींस में बहुत सारे तोहफे मिले थे हमें वहां पे, तो वो बैग अभी तक खुला नहीं है, वो बैग बंद ही रह गया क्योंकि वो हम काम करने लगे प्राइम टाइम में और उसकी दूसरी जिंदगी नहीं, तो वो वैसे के वैसा रखा हुआ है। तो और वो अवार्ड माँ भी देखी तो 1 साल के बाद देखी वो, मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं घर में सामने रखा हुआ है या ये है इस तरह से। तो किसी इन सब चीजों का कभी जश्न मनाया नहीं, मतलब ये मैं चाहता हूं, आपको शक होगा पर मैं चाहता हूं कि मान लीजिए नहीं शक नहीं होगा, गर्व और टाइप सारा नहीं होता है। नहीं मैं गर्व नहीं, हाँ। गर्व हो सकता है, उस शब्द को आप बदल सकते हो, लेकिन कई बार आदमी को फील हो सकता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, कितने लोग प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, वो मैं एकदम आगे बढ़ के समेट लेता हूँ। ये बहुत दुर्लभ चीज है किसी से प्यार मिलना, और
कोई मिलता है तो मैं एकदम गले लगा लेता हूँ। मैं खुशी खुशी बहुत सारे लोगों ने मुझे कलम, घड़ियाँ बहुत सारी दी। मतलब मेरे दर्शकों ने मुझे सब चीज़ दिया, मैं इतना बता सकता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो रवीश कि- कुमार को कि मैं उन्हीं के बारे में सोचता, ऐसा लगता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ कुछ, ये मैं सोचता रहता हूँ। अचानक उनसे कॉन्वर्सेशन में चला जाता हूँ और कुछ लाइनें ऐसा लगा मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ प्राइम टाइम के बारे में और उनसे लिख रहा हूँ। और हमारे दर्शक फिर सर हिला रहे हैं कि हाँ इस तरह से बात है, नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। हाँ, तो यही पंक्तियाँ सोचना, उसको इमेजिन करना, उसका इन्हीं सब में मैं खो जाता हूँ। मतलब तो ये बताओ रवीश, देखो प्रशंसक मैं भी तुम्हारा हूँ, और कई बार होता है कि आप किसी और संस्थान में होते हैं लेकिन रश्क उससे करते हैं जो आपसे बेहतर कहीं और कर रहा होता है। और मैंने बहुत करीब से रवीश कुमार के ग्रोथ को देखा है, दूर रहकर, बाहर रहकर। रवीश को कई तरह से लोग आकलन या परिभाषित कर सकते हैं, आपके लेखों की वजह से। एक अच्छे ब्लॉगर, जो आपने कस्बा लिखा, आपकी किताब, आपकी लेखनी, प्राइम टाइम, सामाजिक सरोकारों के प्रति कंसर्न, नागरिक अधिकारों के प्रति कंसर्न, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति कंसर्न, संविधान के दायरे में रहकर नागरिक चेतना को जगाने वाले या जगाए रखने वाले एक पत्रकार के तौर पर, ये बहुत तरह से आपको परिभाषित किया जाता है और करते हैं आपके चाहने वाले, आपके प्रशंसक, आपको अवार्ड देने वाले। रवीश कुमार खुद को कैसे डिफाइन करता है? एक अच्छा लिखने वाला। अगर मैं चाहूँ तो अपने आप को मैं अपने आप को अपने वाक्यों में देखना चाहता हूँ कि वो वहाँ है कि नहीं, जो उसने लिखा है उसमें वो है कि नहीं है। तो मैं अपने लिखे में होना चाहता हूँ, यही मैं हूँ। और बाकी जो जीवन की असुरक्षाएं हैं, चिंताएं हैं, बेचैनियां हैं वो अपनी जगह पे रहती हैं। उस रवीश को कुछ अच्छे दोस्त हैं जो दिन रात देखते हैं, और इस देश में भी हैं, इस देश से बाहर भी हैं, जो बहुत संभालते हैं। और फिर वो इसी तरह की कोई किताब बढ़ा देते हैं, कोई कहानियाँ बढ़ा देते हैं, तो मेरा दिन इसमें गुजर जाता है। लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा चाहता हूँ कि जो वक्त मैंने परिवार को नहीं दिया, वो अब मैं उस असंतुलन को दूर करूं, थोड़ा घर के काम भी करूं और उस घर में थोड़ा सा शामिल होना सीखूं। क्योंकि तालाबंदी के बाद जब हम घर में रहने लगे तब पता चला कि हम इस घर में कितना नहीं रहते थे। उस दिन से एहसास ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन तब भी प्राइम टाइम के कारण अब वक्त नहीं मिला। तो मैं ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ फैमिली के लिए मैं वक्त रखूँ, थोड़ा धीरे चलूँ और थोड़ा सोचूं, थोड़ा लिखूं और लोगों को ये महसूस करने दूं कि अब रवीश नहीं है प्राइम टाइम में, और उनकी आदतों का जो हिस्सा है वो भी उस आदत से दूर जाएं, मुझसे दूर जाएं। इसलिए आप देखेंगे कि अगर मैं लोकप्रियतावादी होता तो 3 मिलियन पे मैं 4 और वीडियो बनाता, पर आपने देखा कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। कई लोगों ने कहा कि ये पीक चला जाएगा, तुम्हारा मोमेंट है ना, लेकिन मैं चुपचाप मुस्कुराता रहा कि जो जा रहा है उसको मैं रोक नहीं सकता, जाने दो। जो आ रहा है उससे भी मैं नहीं रोक सकता, तो आने दो, मैं गले लगा लूँगा। ये जीवन है, इसको आते जाते के बीच में हमें देखना चाहिए। और ज़रूर हम गुस्से में कई बार तन के बोल देते हैं, वो मैं भी बोल देता हूँ, इसी इंटरव्यू में कई बार बोला होगा, लेकिन याद दिलाते रहना चाहिए कि थोड़ा विनम्र होके, थोड़ा झुक के चलो, सीना तान के चलो, लेकिन इतना भी मत तानो कि कुर्ता फट जाए और वो सारा झूठ निकले कि इतना इंच का सीना है और इतना इंच का सीना है। तो नॉर्मल आदमी की तरह रहना सीखना बहुत ज़रूरी है, कि बहुत ज़्यादा माध्यमों का हस्तक्षेप हमारे जीवन में हो गया है। तो ये सब अगर हम कर पाएँ तो लगेगा कि ठीक है, अच्छी बात है, कर पाए। अगर नहीं तो आजीविका चलाने के लिए मुझे मालूम नहीं कैसे दिन देखने पड़ेंगे। अगर दिन रात काम करना पड़ा तो करेंगे, फिर क्या करें, दुनिया करती है, हम भी करेंगे। हर आदमी अपने भविष्य को लेकर कुछ खाका, कुछ तयशुदा ढंग से, कुछ अचानक, कुछ भविष्य को लेकर
कुछ तस्वीर सोचता है। ये एक्सटेंडेड उसी का सवाल है, थोड़ा कुछ और निकले। रवीश कुमार अपने को कैसे याद किया जाना चाहते हैं कि मुझे कैसे याद किया जाए? बहुत मुश्किल है। अगर आपने पूछ ही लिया है तो इस सवाल का कुछ ना कुछ जवाब देना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जो मैंने मेहनत की है लोग उसके भीतर झांक कर देखें। जो बाहर जो आलोचनाएं कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो एक एक एपिसोड निकाल कर देखें, फिर उसकी बात करें, फिर वो देखें कि उसमें क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है। उतना कोई करेगा नहीं, इतना किसी के पास धीरज है नहीं। तो ठीक है, कोई किसी मेरे व्यवहार को लेकर खिन्नता जाहिर करेगा, कोई किसी मेरे कुछ लिखे हुए यहाँ वहाँ या अधूरेपन को लेकर खिन्नता जाहिर करेगा, तो चलता रहेगा। पर बहुत मुश्किल है मुझे याद करना। मुझे याद करने के लिए, अगर आप ठीक से याद करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो कोई करना नहीं चाहेगा, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे भूल ही जाएं। वो ठीक है। रवीश कुमार को आखिरी बार बहुत खुशी कब मिली? वो सब पारिवारिक है, प्रोफेशनल भी हैं। जैसे ये फिल्म ही रिलीज हुई, हमें समझ में नहीं आया कि मैं बहुत खुश हूँ कि क्या हूँ। बहुत उदास हो गया, फिर बहुत चुप भी हो गया, बोला भी कुछ नहीं, क्योंकि फिल्म मेकर से मेरा रिश्ता दूसरा है। तो अगर ये सब माइलस्टोन है, अगर माना जाए कि ये बहुत खुशी के लम्हे हैं, खुशी के लम्हे तो हैं, लेकिन कोई वैसे बहुत खुशी वाले, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले बहुत सारे ऐसे दिन आते रहे हैं। बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई अब आखिरी सवाल करते हैं, बड़ा दुख कब हुआ जो लगे कि बहुत शॉकिंग हो गया मेरे लिए? ऐसे तो बहुत हैं अजीत जी, बहुत पर्सनल नहीं होना चाहता। ये एनडीटीवी से जाना भी है? हाँ है। देखिए, मेरा जीवन गुजरा है यहाँ। मैं चिट्ठी छांटता था, यहाँ ग्रुप एडिटर बना। जब मेल आया तो, और ऐसा नहीं कि कोई मैं जाए कोई हड़काने वाला ग्रुप एडिटर, मैं किसी को बताया भी नहीं कि मैं ग्रुप एडिटर हूँ। मैंने घर में भी नहीं बताया कि ऐसा कोई मेल आया है। तो ये भी नहीं कोई मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ या कोई मुझे बुलाकर सेलिब्रेट कर रहा है। तो जिस दिन वो मेल आया तो मुझे लगा मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये क्यों आया, किसने भेजा है? मैं इनबॉक्स बंद करके सो गया मैं कि इसकी अब मुझे क्या ज़रूरत है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप मुझे प्रोफाइल बायो में ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं, मैं भी पहली बार जाना पता चलेगा संपादक। मैं जानता था मैनेजिंग एडिटर हुआ। आप ही के उससे मुंह से सुना जब वीडियो में, तो मैं भी लगा कि अच्छा ये कब हुआ। तो वो मेल देखा था मैं तो ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई बुलाया कि चलिए आइए मीटिंग करते हैं हम चैनल का ये डिज़ाइन, क्योंकि मैं समझ गया था कि बाकी सहयोगी अपनी नियति के रास्ते चल रहे हैं, मैं अलग रास्ते चल रहा हूँ, तो मैं अलग ही चलूँगा। रवीश, आपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ हासिल मतलब दर्शकों का प्यार, लाखों लोगों का इस तरह से आप पर भरोसा, इन 27 साल के सफ़र में, खास करके बीते 20 सालों में। लेकिन यहाँ से जब अपने माजी में झांकते हो, अतीत में, तो कभी लगता है जिंदगी से कुछ शिकायत भी है? हाँ, मतलब इतना पॉपुलर नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि मेरा सुख, मेरे होने का जो सुख था कि दोपहर में जब घर में लोग सो जाते थे तो मैं गाड़ी लेकर किसी भी मोहल्ले में चला जाता था और किसी चाय की दुकान पे बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करता था, देखता रहता था। तो जब से लोग मुझे देखने लगे, वो देखना बंद हो गया। तो मुझे लगता था कि वो बहुत बड़ी कीमत मैंने चुका दी। उससे मेरे अंदर हर दिन कुछ नया आता था, कुछ नया लिखना, बोलना, नए शब्द आते थे, बहुत मज़ा आता था। उसका सुख बहुत अलग है। मतलब एक तस्वीर ही लगाता था, लगता था कि वो मैं अकेले कहीं गया हूँ, शाहदरा में भटक रहा हूँ, और ऐसे ही गाड़ी लगा के किसी मोहल्ले की तरफ देख के मैं पैदल चलता रहता था, देखता रहता था। तो वो सब चीज़ें तो अब नहीं कर सकते हैं। शायद कुछ दिनों में जब लोग मुझे भूल जाएंगे तो मैं फिर से कर सकता हूँ। और लेकिन मेरा मन बहुत करता है कि कहीं जाएं और देर तक बैठे रहें, लोगों से ट्रेन में चलते रहें, और मैं लोगों की कहानियाँ सुनूं और उनकी कहानियाँ लिख दूं, और उनको पता ना चले कि मेरे बगल में कोई रवीश कुमार लेटा हुआ था।
और या सफर कर रहा था। लोग मुझसे बहुत खुल के बात करते हैं, ये तो है, देखते ही पूरा घर का सारा सामान खोल देते हैं कि लीजिए ये देखिए। बहुत अच्छा लगता है कि कितना ट्रस्ट है लोगों का मेरे ऊपर। वो सब कुछ दिखाते हैं, अपना बैंक बैलेंस बताने लग जाएंगे, कभी कुछ बताने लग जाएंगे, फिर घर के झगड़े बताने लग जाते हैं। बड़ा अलग तरीके का संबंध बना दर्शकों के साथ। इसलिए मैंने वो वीडियो उन दर्शकों के लिए बनाया कि मैं आपकी वजह से, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, कोई विनम्रता में प्रकट किया गया आभार नहीं था, ये उस प्रोसेस का सबसे बड़ा हिस्सा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्शकों ने बनाया है, और मैं ये क्रेडिट मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये केवल और केवल दर्शकों का है, बाकी दूसरी सारी चीजें उसमें सहायक हैं। मुख्य भूमिका मेरे दर्शकों की है मुझे बनाने में, और ये विनम्रता की बात नहीं है। वो अगर नहीं होते तो मेरे जैसे लोगों को से छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाता। वो हैं, इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए हजारों करोड़ की डील करनी पड़ती है। दर्शक हैं इसलिए। हाँ, इसलिए मुझे बनाया उन्होंने, मुझे टिका कर रखा उन्होंने। आखिरी सवाल, अपनी जिंदगी में जो जिंदगी जी चुके आप या जो बीत चुकी, उसमें से कुछ चीज बदलने का स्कोप होता आपके पास, काल्पनिक सवाल है, हाँ, तो क्या आप बदल देते? मैं कुछ बदलता अपनी निजी जिंदगी में। मैं थोड़ा काम और जीवन का बेहतर संयोजन करता, थोड़ा खाना बनाना सीखता, बच्चों को बनाकर खिलाता, पत्नी के काम में मैं मदद करता, जो मैं नहीं कर सका जिसकी वजह से उन पर ज़्यादा बोझ आया। ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। ये इस तरह का बहीखाता किसी की ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। पर अब मैं उसकी भरपाई करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि अभी भी मेरे पास वक्त है, हालांकि बहुत बड़ा वक्त जा चुका है, पर अगर हम कर पाएँ तो मुझे बहुत संतोष होगा। और अगर मैं यही अपने अतीत की ज़िंदगी में थोड़ा बदलना चाहता हूँ कि काश मेरे पास कुछ वक्त है, मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ खा रहा हूँ, उनको बनाकर खिला रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बनाते देखता हूँ तो मुझे बहुत रश्क होता है कि काश मुझे ये आता। लेकिन जब तक मैं ये सब सीखता तब तक मेरी भूमिका कहीं और लिख दी गई थी और मैं वो निभाने चला गया। तो मैं वो लौट कर फिर वो जीना चाहता हूँ अगर मुझे मौका मिला तो। इसलिए मैं पेंशन की बात कर रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। और मैंने कोशिश की कि अलग अलग पहलुओं पर भी बात करें। बहुत सारे व्यक्तिगत सवालों से रवीश बचते हैं और मैं इसकी रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन फिलहाल बिना किसी क्लोजिंग रिमार्क के दर्शकों पर छोड़ता हूं। आप देखिए, समझिए उस शख्स को जिसको आप 20 सालों से सराहते और प्यार करते रहें। और इन्होंने तो नहीं कहा, इनकी मोडेस्टी है, लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ जो मैंने पहले कहा कि इस वीडियो को देखते वक्त रवीश कुमार ऑफिशियल के नाम से जो इनका यूट्यूब है उसको सब्सक्राइब कीजिए। पेज आपने फेसबुक का नया बनाया रवीश? नहीं, वही है, रवीश का पेज है। पहले से पेज है रवीश का पेज? हाँ, रवीश का पेज इनका फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें, लाइक करें। और अब चूंकि एनडीटीवी में नहीं है, प्राइम टाइम का डेड एंड है, तो यहाँ से एक नए रवीश को शायद हम देख पाएंगे। अभी तो हमने दो संदेश देखा है, तो देख ही पाएंगे। तो अभी बहुत वक्त है। फिलहाल आप सबको नमस्कार। आप भी इस इंटरव्यू को देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं अजीत जी के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर लिखिए। आप देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा है कि ये एक वक्त है कि आप सब आगे आएं। और जिस तरह से पैसा, ताकत, सब कुछ न्यूज़ चैनलों के साथ खड़ा हुआ है और वो एक हथियार बना है आपकी आवाज़ को दबाने का, आप उसके विरोध में खड़े हों। बहुत आसान तरीका है, गोदी मीडिया देखना छोड़ दीजिए, यूट्यूब चैनल देखिए। शुक्रिया, नमस्कार।